हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। तो जो हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें यूजीसी नेट की, एचटेट की, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम की। तो विलियम वर्ड्सवर्थ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, उसका बायोग्राफी और उसके द्वारा लिखे गए वर्क्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, वर्ड्सवर्थ का जो जन्म हुआ था वो 1770 में हुआ था। कहां पे हुआ था? कोकर माउथ में। और ये जो कोकर माउथ प्लेस है ये कहां पे है? नियर द लेक डिस्ट्रिक्ट। जो लेक डिस्ट्रिक्ट है उसके पास है कोकर माउथ, और वहीं पे विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था 1770 में। और इसीलिए क्योंकि लेक पोइट्स के लेक डिस्ट्रिक्ट के नजदीक इसका जन्म हुआ था विलियम वर्ड्सवर्थ का, इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ को हम क्या बोलते हैं? लेक पोइट भी बोलते हैं। और जो लेक डिस्ट्रिक्ट है ये नेचर के बहुत ज्यादा नजदीक है, यानी कि इसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा पेड़ पौधे विकसित हैं और ये नेचर के बहुत ज्यादा नजदीक है। जो लेक डिस्ट्रिक्ट है ये एक ब्यूटीफुल प्लेस है which was surrounded by nature, and thus we find that since beginning nature has an important influence in Wordsworth life. He spent his entire childhood near nature. तो एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को हम नेचर पोइट बोलते हैं। नेचर पोइट हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो जन्म हुआ था वो उस जगह पे था जो एक लेक डिस्ट्रिक्ट है, और लेक डिस्ट्रिक्ट नेचर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ये एक बहुत ज्यादा सुंदर प्लेस है जो कि सराउंडेड है नेचर से, और इसी वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर नेचर का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था। और इसी वजह से जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर के बारे में लिखा है बहुत ज्यादा, और इसी वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर पोइट कहा जाता है। अब इसके अलावा ही हैज 4 सिबलिंग्स। जो विलियम वर्ड्सवर्थ है ये 4 भाई बहन थे, but then he shared a very close bond with his sister Dorothy. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, ये आप याद रखिएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ के 4 भाई बहन थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा विलियम वर्ड्सवर्थ के क्लोज थी वो थी उसकी सिस्टर, जिसका नाम क्या था? डरोथी। अब डरोथी के लिए उन्होंने एक पोयम भी लिखी थी। इन द पोयम टिंटर्न एबे। टिंटर्न एबे किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोयम लिखी है। And William Wordsworth has mentioned about his sister Dorothy. So टिंटन एबे के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ ने डरोथी के बारे में, जो कि उसकी सिस्टर है, उसके बारे में जिक्र किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप याद रखना। His mother died when he was very young and his father also died at a young age, and thus his uncle sent him to a school which is called Hawkshead Grammar School. Hawkshead, which is a village near Lake District. ठीक है, तो उनकी जो वर्ड्सवर्थ की जो माता और पिता थे वो बहुत ही जल्दी एक्सपायर हो गए थे, यंग एज में ही। और इसी वजह से जो उनके अंकल थे उन्होंने वर्ड्सवर्थ को स्कूल में भेजा, जिस स्कूल का क्या नाम था? हॉकशेड ग्रामर स्कूल। और ये जो ग्रामर स्कूल था ये कहां पे सिचुएटेड था? ये लेक डिस्ट्रिक्ट के पास एक विलेज था और उस विलेज का नाम था हॉकशेड। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। एट हॉकशेड वर्ड्सवर्थ रिसीव एन एक्सीलेंट एजुकेशन इन क्लासिक लिटरेचर, मैथमेटिक्स, एंड ही ऑल्सो हैड द लाइब्रेरी इन हिज हाउस विच हेल्प्ड हिम टू एक्सपोज हिमसेल्फ टू द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, मिल्टन, एंड ऑल these writers who are really important, and the works of these writers shaped his development as a child and also as a thinker. So जब हॉकशेड स्कूल में वर्ड्सवर्थ की पढ़ाई स्टार्टिंग हुई तो उसे बहुत ज्यादा एक्सीलेंट एजुकेशन मिली, और उसने वहां पे क्या सीखा? क्लासिक्स सीखा, लिटरेचर सीखा, मैथमेटिक्स के बारे में सीखा। और यहीं से सीखने के बाद उसने अपने घर के अंदर भी एक लाइब्रेरी खोली जिसमें वो बहुत ज्यादा स्टडी करते रहते थे। और उसकी लाइब्रेरी के अंदर शेक्सपियर, मिल्टन, इन सभी राइटर्स के वर्क्स, मतलब इन सभी राइटर्स थे, इनकी बुक्स रखी हुई थी। इनसे रिलेटेड जितने भी वर्क्स थे, शेक्सपियर और मिल्टन से रिलेटेड जितने भी राइटर थे, इनके वर्क्स
वर्ड्सवर्थ की लाइब्रेरी में रखी हुई थी इंसुलेटेड बुक्स, और इसीलिए ऑल दिस राइटर हु आर रियली इंपॉर्टेंट, इसीलिए जो विलियम वर्ड्सवर्थ है इसके ऊपर शेक्सपियर और मिल्टन का भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था। एंड द वर्क्स ऑफ दीज राइटर्स शेप्ड हिज डेवलपमेंट एज ए चाइल्ड एंड ऑल्सो एज ए थिंकर। तो यहां से हमें एक बात क्लियर हो गई कि विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर शेक्सपियर और मिल्टन का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था। नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन ही वेंट टू स्कूल ही वाज सो मच इंस्पायर्ड बाय नेचर। जब वो स्कूल जाता था तो क्योंकि जो स्कूल था वो नेचर के काफी नजदीक था, लेक डिस्ट्रिक्ट के विलेज के पास, और चूंकि वहां पे नेचर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था, इसीलिए बहुत ज्यादा असर विलियम वर्ड्सवर्थ का पड़ा, मतलब नेचर का असर विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर पड़ा, और इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर के ऊपर बहुत ज्यादा लिखा है। He would leave school and he would go to these natural surroundings and used to spend a lot of his childhood hours in playing outdoor, looking at the natural scenery of English lakes, and all these things somewhere developed love for nature. अब एक चीज समझना, अगर मान लो कोई छोटा बच्चा है और वो क्लास को बंक करके चला जाता है, ठीक है, और वो कहां पे जाता है, वो लेक डिस्ट्रिक्ट के पास जाता है, यानी नेचर के पास जाता है, तो नेचर का बहुत ज्यादा इंपैक्ट उस बच्चे पे पड़ने वाला होता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो विलियम वर्ड्सवर्थ था, जब उसके पास खाली समय होता या वो स्कूल से बंक करता तो वो किसके बीच जाता था, वो नेचर के बीच जाता था, इसीलिए नेचर का बहुत ज्यादा उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता था, और इसी वजह से नेचर के प्रति प्रेम विलियम वर्ड्सवर्थ के दिल में बैठ गया। आगे चलते हैं। अब उसने नेचर के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी लिखी है। ही सेड, विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है, आई ग्रू अप फोस्टर्ड अलाइक बाय ब्यूटी एंड बाय फियर, दैट मीन्स नेचुरल सीनरी ऑफ द इंग्लिश लेक टेरिफाइड हिम एज वेल एज नर्चर्ड हिम। देखो इस लाइन का मीनिंग समझना, जैसे अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर से जो छोटा बच्चा होता है वो टेरिफाइड भी करता है, वो डरता भी है। क्यों डरता है? क्योंकि आंधी तूफान जब तेज आ जाती है तो नेचर से छोटे बच्चे को डर भी लगता है, लेकिन नेचर में जैसे चिड़ियों का चहचहाना हो गया, इनको देखने के बाद जो छोटा बच्चा होता है वो उनसे प्रेम भी करता है, यानी कि वो लव भी करता है, यानी वो नेचर से डरता भी था और नेचर से प्रेम भी करता था। और यही है इसकी लाइन का अर्थ, आई ग्रू अप फोस्टर्ड अलाइक बाय ब्यूटी एंड बाय फियर, यानी कि उसको जो नेचर था उसने पाला है, वर्ड्सवर्थ को नेचर ने पाला है, और नेचर से वो डरता भी था और वो उससे प्रेम भी करता था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लेटर आफ्टर टेकिंग एजुकेशन फ्रॉम द ग्रामर स्कूल ही वेंट टू कैम्ब्रिज कॉलेज। अब जैसे ही उसने अपनी ग्रामर स्कूल से एजुकेशन कंप्लीट की तो वो कैम्ब्रिज कॉलेज में चला गया। एक चीज याद रखें, ये आपके एग्जाम में पूछी गई है कि वर्ड्सवर्थ ने कहां से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी, तो याद रखेंगे कैम्ब्रिज कॉलेज से, यूजीसी नेट में पूछा गया है। एंड देयर ही रिपेल्स द कॉम्पिटिटिव प्रेशर because in every college you can really well understand that there was a competitive pressure on every child, and somewhere every child is running behind that rat race. So Wordsworth has to face the competitive pressures and he repelled that pressure. So he decided that he is not going to be in this situation for the rest of his life. तो एक्चुअली जब उसने कैम्ब्रिज कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो वहां पे उसने देखा कि सभी जो विद्यार्थी हैं वो कंपटीशन कर रहे हैं आपस में पढ़ाई का, वही रोट लर्निंग का, रैट रेस में लगे हुए हैं, मुझे ज्यादा नंबर लेने हैं, मुझे ज्यादा नंबर लेने हैं। और ये जो रैट रेस थी इसकी वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा, वो कंपिटिटिव प्रेशर में आ गया, और इस वजह से, इस कंपिटिटिव प्रेशर की वजह से उसने उसको छोड़ दिया। और
उसने ये सोच लिया कि ये मेरे बस की बात नहीं है। सो ही डिसाइडेड दैट ही इज नॉट गोइंग टू बी इन दिस सिचुएशन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो उसने सोचा कि मैं इस रैट रेस में नहीं भाग सकता, मैं इस रैट रेस में नहीं दौड़ सकता कंपटीशन में। जैसे कि मुझे आज 100 नंबर लेने हैं, कल मेरे 95 नंबर आए तो आज मुझे 100 नंबर लेने हैं। तो ये एक रैट रेस लगी हुई थी और इस रैट रेस से विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने आप को अलग किया। बिकॉज इन वन ऑफ द पोएम he has said this beautiful line, I was not for that hour nor for that place. That means I am not a right person who was born in a time where there was so much competitive pressure. So इस लाइन को मोस्ट इंपोर्टेंट मानेंगे हम, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। I was not for that hour nor for that place, यानी मैं ना तो उस समय के लिए बना था और ना ही उस जगह के लिए। कौन सी जगह? जहां पे वो स्टडी करता था, यानी कि कैम्ब्रिज कॉलेज में। वहां पे सभी बच्चे रैट रेस में लगे हुए थे, मुझे ज्यादा नंबर लेने हैं, और विलियम वर्ड्सवर्थ इन सभी से दूर रहना चाहता था। वो इसको प्रेशर मानता था, इस रैट रेस को। ठीक है, नाउ एंड ही सेज and I am not for that place, I am not for college environment where all those students are running behind the grades. ठीक है, तो यहां तक हमें बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। The most important thing that he did in the college years was to devote his summer vacation in a long walking tour through the revolutionary France during this period. 1790s French Revolution was going on. सब ये क्या करता था कि जब कॉलेज में पढ़ता था तो जब भी से टाइम मिलता, यानी कि समर वेकेशन में, वो कहां गया? वो रिवोल्यूशनरी फ्रांस में इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि उस वक्त क्या था, 1790s में फ्रेंच रिवोल्यूशन चला हुआ था और इस फ्रेंच रिवोल्यूशन का विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर इंपैक्ट पड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज कि किसका इंपैक्ट, कौन सी ऐसी रिवोल्यूशन था जिसका इंपैक्ट विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर पड़ा। तो याद रखेंगे, फ्रेंच रिवोल्यूशन का इंपैक्ट विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर काफी पड़ा और ये इंपैक्ट की वजह से ही विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोयम में भी इसको शो किया हुआ है। वो हम उस पोयम के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड ही वेंट ऑन ए walking tour through revolutionary France and there he was caught up in the passionate enthusiasm, यानी कि वो बहुत ज्यादा इससे इंपैक्ट हुआ विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर इस फ्रेंच रिवोल्यूशन का। आपको ये चीज याद रखनी है। एंड ही बिकेम एन अर्डेंट रिपब्लिकन sympathizer, so he sympathized with the republican ideals that individuals should be glorified. ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल शुड बी ग्लोरिफाइड। जो फ्रेंच रिवोल्यूशन था उसका मेन थीम क्या था कि इंडिविजुअल शुड बी ग्लोरिफाइड एंड वी शुड नो लॉन्गर कीप आवरसेल्फ चेन्ड इन द पॉलिटिकल कंडीशन एंड वी शुड नो लॉन्गर लुक एट मोनार्क एज द डिवाइन पर्सन who has got the divine right of kings. Every person, every individual has freedom to choose the life he want to choose, and individual idols and republican spirits urge for freedom. All this development when he was on the walking tour through France. So सबसे ज्यादा फ्रेंच रिवोल्यूशन का जो थीम थी वो क्या थी कि एक इंसान को महत्वपूर्ण समझा जाए, ना कि एक मोनार्क को। मोनार्क इन द सेंस मींस राजा ही सब कुछ हो गया। ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं था। हर इंसान इंपॉर्टेंट है, हर इंसान के फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, हर इंसान के राइट्स इंपॉर्टेंट है और इंडिविजुअल शुड बी ग्लोरिफाइड, यानी प्रत्येक इंसान, प्रत्येक इंडिविजुअल को अब हम आगे रखेंगे, उसको ग्लोरीफाई करेंगे। यही फ्रेंच रिवोल्यूशन की थीम थी और इसका इंपैक्ट वर्ड्सवर्थ पे बहुत ज्यादा पड़ा। नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन ही वाज इन फ्रांस ही वाज passionately attached to a French woman whose name was Annette Walton. Annette Wallon. तो जब वो विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रांस में थे तो उनका एक पैशनेटली अटैचमेंट हो गया एक महिला के साथ जो कि फ्रेंच वुमन थी और उस महिला का नाम था एनेटी वैलोन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। एंड दे हैड ए चाइल्ड, और उनका एक बच्चा भी हुआ था। बट वर्ड्सवर्थ वाज नॉट एबल टू सी द फेस ऑफ द चाइल्ड, लेकिन वर्ड्सवर्थ अपने बच्चे के फेस को नहीं देख पाया। एंड ही हैड रिटर्न टू द इंग्लैंड एंड ही हैड टू कट ऑल हिज कनेक्शंस
with France because there was a war going between France and England, and finally as an English citizen he had to go back to England and cut all his connection with the country France. So actually में हुआ क्या, जो इंग्लैंड था और फ्रांस था, इंग्लैंड और फ्रांस जो देश थे इनकी आपस में वार स्टार्ट हो गई। इसको ऐसे समझना है जैसे इंडिया और पाकिस्तान की वार स्टार्ट हो गई। अब जो पाकिस्तान में भारतीय नागरिक हैं वो क्या करेंगे, जब वार स्टार्ट हो गई तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, इंडिया वाले अपने भारतीय नागरिकों को अपने देश में बुला लेंगे। और यही काम हुआ जब इंग्लैंड और फ्रांस की वार हुई। तो फ्रांस में विलियम वर्ड्सवर्थ थे और उन्होंने क्या किया, अपना सारे कनेक्शन तोड़ दिए एनिट वेलोन के साथ और वापिस इंग्लैंड में आ गए। वो क्यों, क्योंकि वहां पर वार स्टार्ट हो गई थी। और चूंकि विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लिश सिटीजन थे तो अपना वो फ्रांस को छोड़ करके इंग्लैंड में वापस आ गए। लेटर व्हेन ही केम टू इंग्लैंड ही स्टार्टेड टू लिव विद हिज सिस्टर डेरोथी एंड ही आल्सो बिकेम फ्रेंड विद ए फेलो पोइट सैमुअल टेलर कोलरिज। वापस यानी कि इंग्लैंड में आने के बाद वो अपनी सिस्टर डेरोथी के साथ रहने लगे। तो और उसी दौरान उसका एक फेलो पोइट भी बना, उसका एक दोस्त बना जिसका नाम था सैमुअल टेलर कोलरिज। बोथ ऑफ देम टुगेदर स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री and they tried to change the course of the English poetry। और सैमुअल टेलर कोलरिज, एसटी कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिलकर पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने एक नया चेंजिंग लेके आए वो, यानी कि वो अब मुश्किल थीम को नहीं यूज करते थे, वो सिंपल लाइन यूज करते थे ताकि लोग उसको समझ सके। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन द मोस्ट फेमस कलेक्शन विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक लिटरेचर, दैट इज लिरिकल बैलेट्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। और विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कोलरिज ने मिलकर क्या किया, लिरिकल बैलेट्स लिखा। और लिरिकल बैलेट्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी लिरिकल बैलेट से ही स्टार्टिंग होता है रोमांटिक लिटरेचर की शुरुआत। यानी रोमांटिक एज कब से स्टार्ट होती है, जब से हमने विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कोलरिज ने लिरिकल बैलेट्स लिखा। द लिरिकल बैलेट्स वर रिटन कंबाइनली बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज एंड टुगेदर वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड रॉबर्ट साउदी, थ्री ऑफ देम came to be known as lake poet because the area of where they lived was renowned for its beautiful wild landscape, charming beauty and countless lakes। तो एक्चुअल में जो लिरिकल बैलेट्स था ये कंबाइनली किसने लिखा था, विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने। इसके अलावा वर्ड्सवर्थ, कोलरिज और रॉबर्ट साउदी ये तीनों के तीनों लेक पोइट्स कहे जाते हैं। लेक पोइट्स इस वजह से कहे जाते हैं क्योंकि ये लेक डिस्ट्रिक्ट के नजदीक रहते थे, यानी उसके नजदीक बहुत सारी लेक थी, बहुत सारा नेचर से रिलेटेड नदियां पहाड़ बहुत सारे थे। इसीलिए क्योंकि ये नेचर के नजदीक रहते थे, लेक के नजदीक रहते थे, इसीलिए इन तीनों को लेक पोइट्स कहा गया। किस किस को, विलियम वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड रॉबर्ट साउदी। नाउ वी आर गोइंग नेक्स्ट। William Wordsworth, Coleridge and Southey used to live and write poems and thus they three are termed as lake poets। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इन तीनों को लेक पोइट्स कहा जाता है। Later 1798 Wordsworth, Coleridge and Dorothy, three of them moved to Germany and Wordsworth began writing on the most important work which is the Prelude, a group of poems which is called Lucy poem। अब क्या हुआ, 1798 में वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड डरोथी ये तीनों के तीनों जर्मनी शिफ्ट हो गए और वर्ड्सवर्थ ने वहां पे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एक वर्क लिखा और उस वर्क का नाम था द प्रिल्यूड। और ये एक ग्रुप ऑफ पोयम थी, यानी एक कलेक्शन था पोयम का जिसका दूसरा नाम ल्यूसी पोयम भी है, यानी कि हम द प्रिल्यूड को ल्यूसी पोयम भी बोलते हैं। अब प्रिल्यूड के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्रिल्यूड इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोयम। ये चीज आपको याद रखनी है, जो प्रिल्यूड है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई। एंड प्रिल्यूड इज सच ए ह्यूज पोयम दैट ही कीप्ट ऑन राइटिंग फॉर लाइक 40 years एंड ही नेवर कंप्लीटेड इट। यानी कि जो वो प्रिल्यूड वो अपनी लाइफ के बारे में लिख रहा था विलियम वर्ड्सवर्थ, वो बहुत ही बड़ी पोयम है और उसे लिखते लिखते 40 साल हो गए, लेकिन फिर भी वो
कंप्लीट नहीं हुई, यानी कि जो प्रिल्यूड है ये एक अनफिनिश्ड वर्क है किसका, विलियम वर्ड्सवर्थ का। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। फाइनली इन 1799 आफ्टर स्पेंडिंग 1 year in Germany he returned to the Lake District where he lived until 1850. So he went to France, he came back from France, he started living in the Lake region, then he went to Germany for some years, came back from Germany, and then till the time he died he lived near the Lake region. तो यानी कि 1799 में जर्मनी में 1 साल रहने के बाद वो वापिस अपना लेक डिस्ट्रिक्ट आ गया और वो वहां पे तब तक रहा जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई, यानी कि 1850 तक। इसको ऐसे समझना जैसे हम पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं और उसके बाद नौकरी के लिए बाहर रहते हैं, लेकिन जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हम वापिस उसी गांव में आते हैं, उसी शहर में आते हैं जहां हमारा जन्म हुआ था। और यही काम विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी किया और इसी वजह से वो जैसे ही वो बूढ़ा हुआ तब वो वापस लेक डिस्ट्रिक्ट में आ गया और उसकी मृत्यु 1850 में हुई। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। फाइनली ही मैरिड ए चाइल्डहुड फ्रेंड नेम मैरी हचिंगसन। अब पहले तो उसने मैरिज की थी फ्रांस में, लेकिन जो इंग्लैंड में उसने मैरिज की वो थी मैरी हचिंसन के साथ, जो कि उसकी बचपन की दोस्त थी, चाइल्डहुड फ्रेंड थी विलियम वर्ड्सवर्थ की। एंड आफ्टर मैरिंग एनेटिन वेलोन, देखो ये रहा एनेटिन वेलोन, पहले इससे शादी की थी लेकिन बाद में यहां से इंग्लैंड और फ्रांस की वार स्टार्ट हो गई थी, तो एनेटिन वेलोन से उसने सारे कनेक्शन काट लिए थे और लेटर उसने मैरी हचिंसन से शादी की थी। एंड ही एंड मैरी हैड 5 चिल्ड्रन, और उनके 5 बच्चे भी हुए थे। Although 2 of them died tragically, लेकिन उनमें से 2 बच्चे एक्सपायर हो गए थे। So even the death of children played an important role when William Wordsworth was writing poetry. जो उनके बच्चों की मृत्यु थी, इनका भी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था। आगे बढ़ते हैं। Wordsworth succeeded Robert Southey as a poet laureate and he became poet laureate in the year 1843 and he held his post till the time he died, that is 1850. तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने रॉबर्ट साउदी, जब रॉबर्ट साउदी की मृत्यु हुई, जब रॉबर्ट साउदी एक्सपायर हो गया, रॉबर्ट साउदी एक पोइट लॉरिएट थे, लेकिन जब रॉबर्ट साउदी एक्सपायर हुए तो उनकी जगह उनको सक्सीडेड किया किसने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट लॉरिएट बने, कब बने, 1843 में, और तब तक बने रहे जब तक कि विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु नहीं हो गई, यानी कि उनकी मृत्यु 1850 में हुई और तब तक विलियम वर्ड्सवर्थ क्या रहे, पोइट लॉरिएट रहे। इंग्लैंड के किसकी जगह को ग्रहण किया उन्होंने, रॉबर्ट साउदी की। रॉबर्ट साउदी की मृत्यु 1843 में हुई थी और उसी के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ ने उनकी जगह ली। ऑर्नोल्ड, फेमस writer, Arnold said about Wordsworth, he is not fully recognized at home, he is not recognized at all abroad, yet I firmly believe that the poetical performance of William Wordsworth is after that of Shakespeare and Milton, undoubtedly most considerable in our language. This is a statement given by Matthew Arnold. ये most important statement है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। मैथ्यू ऑर्नल ने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए ये स्टेटमेंट लिखी थी और ही इज प्लेसिंग शेक्सपियर ऑन द टॉप, देन मिल्टन, एंड देन फाइनली सेइंग दैट द थर्ड पर्सन हु शुड बी रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू हिज पॉलिटिकल परफॉर्मेंस इज विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ऑर्नोल्ड ने क्या कहा कि मैं अगर फर्स्ट रैंक पे किसी को रखता हूं तो उस पे मैं रखूंगा शेक्सपियर को, ठीक है, और जो सेकंड रैंक पे अगर मैं किसी को रखूंगा तो वो मैं मिल्टन को रखूंगा। लेकिन अगर मैं बात करूं थर्ड नंबर पे जिसका नाम आएगा तो वो जो थर्ड रैंक जिसको मिलेगी वो कौन होगा, वो होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ को मैं थर्ड रैंक देता हूं और इस प्रकार आर्नोल्ड ने उनके रिस्पेक्ट में ये लाइन कही। क्या लाइन थी? He said he is not fully recognized at home, he is not recognized at the abroad, yet I firmly believe that the poetical performance of William Wordsworth is after that of Shakespeare and Milton,
undoubtedly most considerable in our language. Now next we are going Shelley, most important writer also. Shelley has written a poem called To Wordsworth. Shelley ने एक बहुत ही important poem लिखी थी To Wordsworth, in which there is a beautiful line where he praises Wordsworth, जिसके अंदर Wordsworth की Shelley ने praise की, and the line is, in honored poverty thy voice did weave song consecrate to truth and liberty, deserting these thou leavest me to grieve. So he is basically saying that Wordsworth lived in poverty striking environment and still he was able to compose song which talk of truth and liberty. So शेली का कहना था कि जो वर्ड्सवर्थ है वैसे तो वो पॉवर्टी में रहा बहुत ज्यादा, ठीक है, उसने बहुत ज्यादा तकलीफें झेली क्योंकि उनके माता पिता बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे, उसने गरीबी में जीवन व्यतीत किया विलियम वर्ड्सवर्थ ने, स्टिल ही वाज एबल टू कंपोज सॉन्ग, फिर भी वो बहुत ही अच्छे सॉन्ग कंपोज कर पाया और उसने ट्रुथ और लिबर्टी के ऊपर बहुत काफी लिखा. एंड ही सेज दैट व्हेनेवर आई लिसन and I read the songs of Wordsworth, I feel so grieved because it talk about some of the most important truth of life. और शेली ने क्या कहा, उसने कहा कि जब भी मैं विलियम वर्ड्सवर्थ के सॉन्ग सुनता हूं तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग पे इम्पैक्ट करने वाले होते हैं और वो लाइफ की सच्चाई के बारे में बताते हैं. And thus he is dedicating these lines to the poet Wordsworth. And the lines are written by Shelley. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी और उसके बारे में कौन से राइटर ने क्या कहा है वो सारी बातें. अब हम बात करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के कितने वर्क्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं. ये जो यूजीसी नेट और एचटेट सीटेट जितने भी एग्जाम होते हैं हमारे टीचिंग एबिलिटी के उनमें आते हैं. तो जो पहला वर्क आता है वो आता है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क लिरिकल बैलेड्स, और इस लिरिकल बैलेड्स का फुल टाइटल है लिरिकल बैलेड्स विद ए फ्यू अदर पोएम्स. मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं. तो लिरिकल बैलेड का फुल टाइटल है लिरिकल बैलेड्स विद ए फ्यू अदर पोएम्स. इट इज कलेक्शन ऑफ पोएम, ये कलेक्शन है, समूह है, विच हैज पोएम रिटन बोथ बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलेज यानी एसटी कॉलेज. सो जो ये कलेक्शन है पोएम्स का, ये विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज ने मिलकर लिखा था और कलेक्शन का क्या नाम है, लिरिकल बैलेड्स. और लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुआ था 1798 ईस्वी में. और जैसे ही लिरिकल बैलेड स्टार्ट हुआ और तभी से स्टार्टिंग माना जाता है इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट इन लिटरेचर. तभी से क्या माना जाता है, जैसे लिरिकल बैलेड आया 1798 में और तभी से इंग्लिश लिटरेचर का एक नया युग स्टार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रोमांटिक एज. ठीक है. नाउ द फर्स्ट पोएम बाय वाज कंट्रीब्यूटेड बाय कॉलेज. अब लिरिकल बैलेड में जो वो पहली पोएम है, क्योंकि ये ग्रुप कलेक्शन है पोएम का, और उस कलेक्शन में कोलरेज की पहली पोएम है और उस पोएम का नाम है रिम ऑफ द एंशिएंट मारिनर. मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम है यूजीसी नेट के लिए. जब हम एसटी कॉलेज के बारे में बात करेंगे तो हम इस पोएम के बारे में भी डिस्कस करेंगे. और इस कलेक्शन का, लिरिकल बैलेड्स कलेक्शन का जो लास्ट पोएम है वो है टिंटन एबे, जो किसने लिखी थी, वर्ड्सवर्थ ने. तो एक चीज याद रखना, जो लिरिकल बैलेड्स है उसमें पहली पोएम तो लिखी थी एसटी कॉलेज ने जिसका नाम है रिम ऑफ एंशिएंट मारिनर, एंड जो लास्ट पोएम थी इस कलेक्शन की, लिरिकल बैलेड के कलेक्शन की लास्ट पोएम थी वो वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और उस पोएम का नाम था टिंटन एबे. अब इसकी अगर हम थीम की बात करें, लिरिकल बैलेड्स की जो थीम थी वो थी द रिटर्न टू द ओरिजिनल स्टेट ऑफ नेचर इन विच पीपल लिव ए प्योरर एंड ए मोर इनोसेंट एग्जिस्टेंस. यहां से एक चीज समझना, लिरिकल बैलेड्स की जो थीम वो क्या थी कि हमें नेचर को फॉलो करना चाहिए, हमें वापस नेचर की ओर जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जो इंग्लैंड के लोग थे वो बहुत ज्यादा करप्ट हो चुके थे. वहां पे नेचर से रिलेटेड कोई बात नहीं थी, यानी कि वो नेचर से दूर हट चुके थे. और इसीलिए
विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा कि हमें नेचर की तरफ जाना चाहिए। वर्ड्सवर्थ बिलीव दैट ह्यूमैनिटी इज गुड बट देन वी आर करप्टेड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी। वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा कि इंसानियत बहुत अच्छी है लेकिन हम समाज की इन्फ्लुएंस से बहुत ज्यादा करप्ट हो चुके हैं। एंड द मेन एम ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज टू मेक द पीपल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर बाय कंट्रीब्यूटिंग ऑल दिस पोएम व्हिच टॉक अबाउट नेचर। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने लिरिकल बैलेट्स के अंदर जो पोएम लिखी हैं उनमें नेचर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है और सभी पोएम नेचर के ऊपर लिखी हैं, नेचर को ही कंट्रीब्यूट किया है और लोगों को ये रियलाइज करवाया है कि नेचर का हमारे लाइफ में कितना बड़ा योगदान है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में नेचर। नेक्स्ट चलते हैं। प्रीफेस इज रिटन which is published along with the lyrical ballads, and this preface to lyrical ballads which was written by Wordsworth, it began with the discussion on the collection of poem written by Wordsworth and Coleridge, and this preface talk about the purpose of this collection, and he says that I would like to write poems which deal with the things that happen in everyday life। तो lyrical ballads लिखने के बाद एक लिरिकल बैलेड का प्रीफेस लिखा गया और उसको कहा गया प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, और इसके अंदर ये मेंशन किया गया, इसके बारे में डिस्कस किया गया कि ये पोयम जो वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने मिलकर लिखी हैं ये किस बारे में लिखी गई हैं और इनको लिखने का क्या पर्पस है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि ये जो पोयम है ये किसके बारे में डील करती हैं। ये डील करती हैं जो हर रोज एवरीडे लाइफ, जो एवरीडे हर रोज की जिंदगी में होने वाली घटनाएं हैं उनसे रिलेटेड जो जो घटनाएं होती हैं, जो जो चीजें हैपनिंग होती हैं उनके बारे में ये जो पोयम है डील करती है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। वर्ड्सवर्थ कंसीडर्ड दैट ईच पोयम इन दिस कलेक्शन इज एन एक्सपेरिमेंट इन लैंग्वेज यूसेज एंड डिक्शन because before romantic period in the enlightenment age there were heroic couplet and all other rigid form of writing poetry. Now for the first time Wordsworth is trying to experiment with the free form of poetry. He is trying to write poetry in a very different manner. So actual में जब इनलाइटनमेंट एज था यानी रोमांटिक पीरियड से पहले का जो टाइम पीरियड था यानी इनलाइटनमेंट एज, उस टाइम पे हीरोइक कपलेट और बहुत ज्यादा रिजिड फॉर्म था किसके अंदर, जब पोइट्री लिखी जाती थी। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ने पहली बार एक नया एक्सपेरिमेंट किया और लैंग्वेज को और डिक्शन को चेंज किया। पहले तो हीरोइक कपलेट बहुत ही रिजिड वर्ड्स यूज किए जाते थे, रिजिड फॉर्म यूज की जाती थी पोइट्री को लिखने में, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम वर्ड्सवर्थ ने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया पोइट्री में ताकि हर इंसान उसको पढ़ सके। और ये उसका एक पहला एक्सपेरिमेंट था जो कि सक्सेसफुल भी हुआ था विलियम वर्ड्सवर्थ का। सो फॉर द फर्स्ट टाइम वर्ड्सवर्थ इज ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट विद द फ्री फॉर्म ऑफ पोइट्री। ही इज ट्राइंग टू राइट पोइट्री इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। सो ही सेज इन द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट इन द लैंग्वेज एंड द डिक्शन so that poetry can be understood by simple people as well। यानी कि पहले जो पोइट्री लिखी जाती थी उनको समझने के लिए बहुत ही हाई कमांड होनी चाहिए थी आपकी रिजिड फॉर्म पे, कपलेट पे, लेकिन अब विलियम वर्ड्सवर्थ ने ऐसी पोएम लिखनी स्टार्ट की जिससे कि एक आम इंसान भी उन पोएम्स को पढ़ सकता था, समझ सकता था। नेक्स्ट इज दिस प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेड्स वर्ड्सवर्थ टॉक अबाउट थ्योरी ऑफ पोइट्री। अब इस प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेड्स में वर्ड्सवर्थ ने एक बात कही है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है थ्योरी ऑफ पोइट्री कि हमें पोइट्री कैसे लिखनी चाहिए। ही शेयर्स द आइडिया दैट व्हाट इज पोइट्री, पोइट्री क्या है, एंड ही सेज दैट पोइट्री इज ए फॉर्म ऑफ आर्ट। पोइट्री जो है वो आर्ट की एक फॉर्म है। ही आउटलाइंस द नेचर ऑफ द पोइट्री function of poetry and he is also identifying the qualities that make someone a true poet। यानी कि इसके अंदर वर्ड्सवर्थ ने ये सारी मतलब पॉइंट लिखे थे कि एक ट्रू पोइट बनने के लिए, एक अच्छा कवि बनने के लिए ये क्वालिटीज होनी चाहिए और इसके बारे में वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस में डिस्कस किया है।
इन द लिरिकल बैलेट ही सेज ए ब्यूटीफुल लाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको इंपॉर्टेंट मानेंगे हम। लिरिकल बैलेट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोली है वर्ड्सवर्थ ने, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। That means whenever you look at a sight or you go through a situation, whenever you have an overflow feeling after a few days or after a span of time has passed, if you look back at that episode and you try to write a poetry on it, that is what Wordsworth says, that is called as the overflow of powerful feeling recollected in tranquility. So actual में वर्ड्सवर्थ इन लाइंस के थ्रू क्या कहना चाहता है, मान लो कोई सिचुएशन होती है या किसी परिस्थिति में हम जाते हैं और उस वक्त हम उस परिस्थिति को देखकर कोई पोयम लिखना चाहते हैं, तो हमें उसी वक्त पोयम को नहीं लिखना चाहिए। हमें उसको वहां पे बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ उस सिचुएशन को समझना चाहिए। और जब समय गुजर जाए, यानी कुछ समय के बाद जब हम खाली बैठे हों एकदम शांत मन से, उस वक्त हमें क्या करना है, रिकोलेक्टेड करना है इमोशंस को। उन्हीं इमोशन को रिकोलेक्टेड करना है, दोबारा से माइंड में लेके आना है। और तब जब ओवरफ्लो होगा पावरफुल फीलिंग्स का, तब हमें पोएट्री लिखनी है। यानी कि एट द स्पॉट हमें पोएट्री नहीं लिखनी है, उस समय सिर्फ सिचुएशन को देखना है और कुछ समय व्यतीत होने के बाद हमें क्या करना है, उस सिचुएशन को दोबारा से रिकोलेक्ट करना है, रीएनालाइज करना है और तब हमें पोएट्री लिखनी है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, द ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकोलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। जब हम शांत होते हैं तब हम उन फीलिंग को, पावरफुल फीलिंग को ओवरफ्लो करें, रिकोलेक्टेड करें और तब हमें क्या लिखना चाहिए, पोएट्री को लिखना चाहिए। व्हेन द इमोशंस हैव सेटल्ड आफ्टर ए फ्यू डेज, when you are trying to write a poetry on the incident that you face, that is what is called overflow of powerful feeling collected in tranquility। ठीक है, क्योंकि जब सिचुएशन में आप होते हो उस वक्त आप उस सिचुएशन को ना लिखें, बल्कि एक टाइम पीरियड स्पेंड होने के बाद उस सिचुएशन को सोचें और उस सिचुएशन को रिकोलेक्ट करें और उस इमोशन को वापस लेकर आए और तब शांत मन से उस पोएट्री को लिखना है। ये बात लिरिकल बैलेट्स में विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही है। इन द लिरिकल बैलेट्स देयर आर ए लॉट ऑफ पोएम, आउट ऑफ विच वी विल बी टॉकिंग अबाउट टिंटन एबे। देखो, लिरिकल बैलेट्स में बहुत ज्यादा पोएम है, उनमें से इंपॉर्टेंट जो पोएम है, एक तो है टिंटन एबे और दूसरी है राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर। राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर किसने लिखी थी, वो लिखी थी एस.टी. कोलरिज ने। जब हम एस.टी. कोलरिज की बात करेंगे तो उस वक्त हम इसके बारे में भी बात करेंगे, राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर के बारे में। टिंटन एबे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है जिसको हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ छोटी मोटी पोएम डिस्कस कर लेते हैं जो कि थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए। द फर्स्ट वन इज VR7। This poem is a dialogue between narrator who serves as a questioner and a little girl. So there is a dialogue between a narrator who questions the girl and on the other hand we have a girl. तो इस VR7 पोएम के अंदर एक तो है क्वेश्चन पूछने वाला और एक है लड़की, और इनके बीच क्वेश्चन आंसरिंग सीरीज हो रही है। ठीक है, और इसके बारे में VR7 में बताया गया है। एक तो क्वेश्चनर है एंड ए लिटिल गर्ल है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पोएम वाज कंट्रीब्यूटेड बाय कोलरिज। जो इसका पहला पार्ट है वो एस.टी. कोलरिज ने कंट्रीब्यूट किया था एंड दिस पोएम इज रिटन इन बैलेड फॉर्म। और ये जो पोएम थी ये बैलेड फॉर्म में लिखी गई थी। ये चीज याद रखना। सबसे पहला तो इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने वाला है और एक लिटिल गर्ल है, और दूसरा इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो कोलरिज का है और ये बैलेड फॉर्म में लिखी गई थी। नेक्स्ट पोएम पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी पोएम है वो है इडियट बॉय। इडियट बॉय एक लिरिकल पोएम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। इडियट बॉय किसके द्वारा लिखी गई है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। दिस पोएम इज सेट इन काउंट्री साइड। काउंट्री साइड मींस जो लेक डिस्ट्रिक्ट है
यानी गांव का जो एरिया है वहां पे ये इसकी सेटिंग रखी गई है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ बेटी फोय। बेटी फोय नाम की महिला का जिक्र किया गया है इस पोयम के अंदर, एंड द डिसेबल सन ऑफ हर, और उसका एक मतलब अपाहिज बेटा होता है इस पोयम के अकॉर्डिंग। फोयज नाइबर, फोय का एक नाइबर है सुजैन, सुजैन नाम की एक नाइबर है जो कि बीमार है, एंड फोय हैज नो चॉइस बट टू सेंड हर सन इनटू द नियर बाय विलेज। अब चूंकि सुजैन जो कि फोय की नाइबर है उसे डॉक्टर की जरूरत है, तो बेटी फोय क्या करती है, अपने अपाहिज डिसेबल्ड सन को भेजती है डॉक्टर को बुलाने के लिए, जो कि विलेज से थोड़ी सी दूर है। शी प्लेसेस हिम ऑन हर पोनी, सो वो क्या करती है, उसको डोंकी टाइप एक होता है पोनी, तो उस पे उसको बिठा देती है कि जाओ अपना डॉक्टर को साथ में लेके आओ। तो वो क्या करती है, अपने बेटे को उस पे बिठा देती है और भेज देती है। अब होता क्या है आगे, when Johnny has not returned after several hours, तो जोनी होता है उसके चाइल्ड का नाम, वो वापिस नहीं आता काफी समय तक। तो जो फोय होती है वो वरीड हो जाती है और वो उसे ढूंढने निकल पड़ती है। द डॉक्टर सेज दैट ही हैज नॉट सीन द बॉय। अब जो फोय होती है वो डॉक्टर के पास पहुंचती है। अब डॉक्टर से पूछती है कि उसका जो बेटा है जोनी वो कहाँ पे है, तो डॉक्टर बोलता है कि वो तो अभी तक यहाँ पे आया ही नहीं है। तो ये सुनने के बाद लास्ट में फाइनली बेटी फाइंड द पोनी ग्रेजिंग नियर ए स्ट्रीम। तो लास्ट में क्या होता है, बेटी जो होती है, बेटी फोय, वो देखती है कि जो पोनी है वो नदी के पास चरने लग रहा है। एंड फाइनली शी ऑल्सो फाइंड डिसेबल सन, और वहीं पर उसे अपना जो अपाहिज बेटा होता है वो भी मिल जाता है। एंड दे आर वॉकिंग होम, और वो घर आ जाते हैं। दे इनकाउंटर सुजैन, वे सुजैन से मिलते हैं जो कि उसकी नाइबर होती है, जो कि खुद भी बहुत ज्यादा वरी हो जाती है, मतलब वो भी टेंशन में होती है कि क्या बेटी फोय का जो बच्चा है वो मिला या नहीं। Who herself was worried and came all through the village in order to search for her friend. That is the main plot of the poem. इडियट बॉय। बस आपको इसमें एक चीज याद रखनी है कि इडियट बॉय किसने लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हुई पोयम है। कंट्रीब्यूट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन द फेमस कलेक्शन लिरिकल बैलेट। लिरिकल बैलेट फेमस कलेक्शन है, उसमें इडियट बॉय एक पोयम है और इडियट बॉय विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोयम, टिंटन एबे। टिंटन एबे आपके यूजीसी नेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पोयम है। तो चलिए इसका फुल टाइटल समझते हैं। इसका फुल टाइटल है टिंटन एबे, लाइन्स रिटन और कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स अबाव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ वाई ड्यूरिंग ए टूर जुलाई 13, 1798। इस पूरे टाइटल के अंदर, ये पूरा टाइटल, इसकी पूरी स्टोरी, इस पोयम की, टिंटन एबे की पूरी स्टोरी बता रहा है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल है, ठीक है। तो ये पूरा टाइटल है और इसको हम शॉर्ट में टिंटन एबे बोलते हैं। द टाइटल इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इट वाज रिटन व्हेन ही विजिटेड टिंटन एबे एंड ही वाज विजिटिंग टिंटन एबे फॉर द सेकंड टाइम बिकॉज ही हैज यूज्ड ए वर्ड रिविजिटिंग। अब यहां पे एक चीज समझना, जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो टिंटन एबे यहां पे आया था और यहां पे टिंटन एबे में वो सेकंड टाइम आया था। अब वो सेकंड टाइम कब आया था इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि इस फुल टाइटल में, जो ये टिंटन एबे का फुल टाइटल है, इसमें रिविजिटिंग आया हुआ है। तो यहां से हमें पता चल चुका है कि विलियम वर्ड्सवर्थ 13 जुलाई 1798 को जब यहाँ पे आया था, इससे पहले ये इसका दूसरा आना था। इससे पहले वो एक बार ऑलरेडी टिंटन एबे में आ चुका था। रिविजिटिंग दैट मीन्स ही हैज ऑलरेडी विजिटेड इट वंस एंड नाउ ही इज रिविजिटिंग। इट वाज पार्ट ऑफ ए टूर which he took in the year 1798। और टिंटन एबे में आना उसका एक टूर का ही पार्ट था। सो वर्ड्सवर्थ अलोंग हिज सिस्टर डेरोथी, देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, टिंटन एबे में विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी बहन सिस्टर डेरोथी का जिक्र किया है।
हिज सिस्टर डरोथी, जिसका नाम डरोथी है, वाज विजिटिंग द एंशियंट वेल्स एबे इन द समर ऑफ 1798. We quote the date from the title 1798 when he was visiting this ancient Wells Abbey. तो हमें ये कहां से जानकारी मिलती है? देखो यहाँ पे टाइटल में लिखा हुआ है जुलाई 13 1798 में वो पहुंचे थे यहाँ पर. Wordsworth has already visited the same place 5 years earlier. तो यहाँ पे इसमें रिविजिटिंग लिखा हुआ है, तो सिंपल सी बात है वो पहले आ चुका था. कब आ चुका था? वो आया था अगस्त में 1793 के बीच में. सो बिटवीन 1793 एंड 1798 ही हैज चेंज्ड ए लॉट. वो बहुत ज्यादा बदल चुका था. अब 93 से लेकर के 98 तक यानी कि 5 साल के बीच में काफी चीजें बदल चुकी थी टिंटन एबे में. और इन्हीं बदली हुई चीजों के बारे में टिंटन एबे में विलियम वर्ड्सवर्थ बताता है. He's talking about the impact of visiting in Tinton Abbey again after a few years. What all things have changed. तो वो इनके बारे में बताता है कि 5 साल पहले यहाँ पे कैसे सिचुएशन थी, अब यहाँ पे नेचर कितना डेवलप हो चुका है. When he's talking about this abbey, he's saying that I was impressed when I visited this place first, and now when he has come to this place again, he can see lofty cliffs, plot of cottage grounds, orchard trees. So he's talking about the landscape and all the things that he sees. तो वो बताता है कि 1793 में जब वो आया था उस टाइम कैसी सिचुएशन थी, यहाँ पे नेचर कैसा था, और अब यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ दिखाई देते हैं, अब यहाँ पे कॉटेज दिखाई देते हैं, अब यहाँ पे ऑर्चर्ड के ट्रीज दिखाई देते हैं. तो वो डिफरेंस बताता है कि 1793 के में ये जो एरिया था कैसा था, और अब 1798 में जब मैं रिविजिटिंग कर रहा हूं तब यहाँ पे सिचुएशन कितनी बदल गई है. This poem basically talk about how Tinton Abbey looks about nature, and also this talk about our philosophical ideology of Wordsworth. तो इसके माध्यम से वर्ड्सवर्थ बताता है कि वो नेचर से कितना प्रेम करता है. अब ये जो पोयम है टिंटन एबे, इसको अगर हम बात करें तो ये 5 सेक्शन में डिवाइडेड है. The poem is neither ballad nor lyric, but it is an elevated blank verse. ये जो पोयम है टिंटन एबे, ये ना तो बैलेड है ना ही लिरिक है, ये एलिवेटेड ब्लैंक वर्स है. अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो हमें याद रखनी है. फ्यू इंपॉर्टेंट कोटेशन दैट यू शुड रिमेंबर. फर्स्ट कोटेशन इज 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters. देखो इस लाइन से ही हमें क्लियर हो जाता है कि 5 साल बीत चुके हैं, 5 गर्मियां जा चुके हैं विद द लेंथ, और 5 लॉन्ग विंटर्स, और 5 सर्दियां. और 1793 से लेकर के 1798 के बीच में ये बात कर रहा है. और ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये टिंटन एबे के बारे में बात कर रहा है इस लाइन में. दिस इज द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम, लाइन रिटन ए फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबे. Remember, 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters. Next quotation is, these beauteous forms through a long absence have not been to me as is a landscape to a blind man's eye. Third जो quotation है वो है, for nature than the coarser pleasures of my boyish days and their glad animal movement all gone by to me was all in all. This was the question in net exam. ये जो आपकी कोटेशन है ये नेट में पूछी गई है. In this line you will see that he is talking about his personal experience. तो हमें ये पता है जब वो अपनी सिस्टर डरोथी के साथ यहाँ पे टिंटन एबे में आया था तो वहां पे ये अपनी पर्सनल बात बताता है, यानी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता है कि जब वो 1793 में आया था तब यहाँ की क्या सिचुएशन थी, तब उसने क्या फील किया था, और अब ये दोबारा आया है
तो उसे कैसा फील हो रहा है, यानी उसने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया हुआ है। एंड इज टॉकिंग अबाउट हिज चाइल्डहुड, he is talking about what these landscape mean to him. So all the poetry of Wordsworth are personal poetry. They all are extremely personal, talking about his emotions, his feelings. और यानी कि इन शॉर्ट अगर आप समझें तो जो वर्ड्सवर्थ हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, उनका जन्म लेक डिस्ट्रिक्ट में हुआ है और वो नेचर के बहुत ज्यादा करीब हैं। तो नेचर और वर्ड्सवर्थ दोनों का रिलेशन यहाँ पे दर्शाया गया है। दोनों के साथ, नेचर के साथ वर्ड्सवर्थ के कैसे इमोशन हैं, इनके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है और ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस इस पोयम के माध्यम से बताया गया है। एक क्वेश्चन आया था जून 2011 में, और क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग पोयम फीचर द फ्रेज द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। ये फ्रेज हमारी कहां से ली गई है, टिंटन एबे से ली गई है और ये आपके यूजीसी नेट में पूछा गया था। वो फ्रेज कौन सी है, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, और पोयम का क्या नाम है, टिंटन एबे। सो रिमेंबर दिस थिंग गाइस। द सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोएट्री रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज पोयम इन 2 वॉल्यूम्स। पहला जो पोयम का कलेक्शन है उसका नाम तो लिरिकल बैलेट्स। अब जो नेक्स्ट पोएट्री कलेक्शन आता है उस पोएट्री कलेक्शन का नाम है पोयम्स इन 2 वॉल्यूम्स। द नेम ऑफ द कलेक्शन इज पोयम इन 2 वॉल्यूम्स और इसका पब्लिकेशन हुआ था 1807 ईस्वी में। एंड सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोयम रिटन बाय वर्ड्सवर्थ इज ए पार्ट ऑफ दिस कलेक्शन, पोयम इन 2 वॉल्यूम्स। अब पोयम इन 2 वॉल्यूम्स में कौन कौन सी पोयम जो इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहली है डैफोडिल्स, दूसरी है ओड इमिटेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, नेक्स्ट है द सोलिटरी रीअपीयर, उसके बाद है लंदन 1802 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर जो कि मिल्टन को डेडिकेट की है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इसके बाद है द वर्ड इज टू मच विद अस। ऑल दिस पोयम आर पार्ट ऑफ पोएट्री कलेक्शन। ये सभी पोयम डैफोडिल्स, ओड इमिटेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, द सोलिटरी रीअपीयर, लंदन 1802, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये सभी पोएट्री कलेक्शन हैं। मतलब ये पोएट्री हैं किस कलेक्शन की, पोयम इन 2 वॉल्यूम्स, यानी पोयम इन 2 वॉल्यूम्स एक पोएट्री कलेक्शन है और इन पोएट्री कलेक्शन की ये जो है ये इंपॉर्टेंट पोयम है जो आपको पता होनी चाहिए। अब विलियम वर्ड्सवर्थ के एक कंटेम्पररी थे, यानी समकालीन थे। कंटेम्पररी का मीनिंग होता है समकालीन, यानी उसी के दौरान। उनके एक समकालीन थे और उनका नाम था लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन ने एक रिव्यू दिया था और वर्ड्सवर्थ के लिए उसने कहा, मिस्टर वर्ड्सवर्थ ceases to please, clothing his ideas in language not simple but puerile। तो इन लाइन का क्या मीनिंग है, वर्ड्सवर्थ ने जितनी भी पोएम्स लिखी हैं, he has clothed these ideas, the ideas that were there in his mind, and he has used a language which is not simple but it is puerile। puerile means written by a child। so वर्ड्सवर्थ के बारे में लॉर्ड बायरन ने क्या कहा कि उसने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने ऐसे पोयम लिखी हैं जैसे कि कोई बच्चा लिख रहा हो। उसने, लॉर्ड बायरन ने क्या कहा, जैसे एक छोटा बच्चा पोयम लिखता है, इस तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोयम लिखी है। यानी कि यहाँ पे वो क्रिटिसाइज करता है। लॉर्ड बायरन को विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम अच्छी नहीं लगती और वो क्या बोलता है, पोयम इस तरीके से लिखी गई है जैसे कि एक छोटे बच्चे लिखे हो। सो ही इज सेइंग दैट लैंग्वेज इज नॉट सिंपल बट देन इट इज रिटन बाय ए चाइल्ड। ऐसा लगता है मानो कि किसी बच्चे ने लिखी हो। इट सीम एज इफ द पोएम वाज रिटन बाय ए चाइल्ड। लॉर्ड बायरन ने इस तरीके से क्रिटिसाइज किया है विलियम वर्ड्सवर्थ को। सो लॉर्ड बायरन इज नॉट लाइकिंग द पोएम व्हिच वाज पब्लिश इन पोएम इन 2 वॉल्यूम्स। पोएम इन 2 वॉल्यूम में एक कलेक्शन है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है और इसके अंदर जितनी भी पोएम हैं उनको लॉर्ड बायरन ने कहा है कि वो ऐसी पोएम है जैसे कि किसी बच्चे ने लिखी हुई हो। और इसी वजह से लॉर्ड बायरन को ये जो पोएम इन 2 वॉल्यूम्स का जो कलेक्शन है ये पसंद नहीं आया। एंड ही डिस्पाइजेस वर्ड्सवर्थ एंड thus he comments that it seems as if the poems are written by a child who is not well versed in language।
who does not know how to write poetry, जिसे नहीं पता है कि पोइट्री कैसे लिखी जाती है, and thus I don't like the poetry collection at all. That was a statement by Lord Byron. अब हम समझते हैं पोएम इन टू वॉल्यूम्स में कौन कौन सी पोएम है, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं। उनमें से जो पहली पोएम है वो है ऑल द पोएम विच आर ए पार्ट ऑफ दिस वॉल्यूम आर इंपॉर्टेंट। पोएम इन टू वॉल्यूम्स में जितनी भी पोएम है जो मैं ऊपर मेंशन कर चुका हूं वो सारी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट पोएम का नाम है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। इसका जो दूसरा नाम है, यानी कि इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है लीच गैदरर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है लीच गैदरर के बारे में। तो जो पोएम इन टू वॉल्यूम्स है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, इनके अंदर पहली पोएम जो इंपॉर्टेंट है वो है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, और उस रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का दूसरा नाम लीच गैदरर भी है। दिस पोएम डिस्क्राइब वर्ड्सवर्थ encounter with a leech gatherer. Leech is an insect, so leech gatherer is a person who collect these insects. तो होता क्या है इस लीच गैदरर पोयम में, वर्ड्सवर्थ किससे मिलता है? एक लीच गैदरर से मिलता है। लीच गैदरर वही एक इंसान होता है जो कि लीच, जो इंसेक्ट होती है एक लीच, जैसे हिंदी में शायद उसको जोंक बोलते हैं, तो उसको वो कलेक्ट करता है। उस इंसान से मिलता है कौन? हमारा पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ या स्पीकर। इन दिस पोएम वर्ड्सवर्थ एनकाउंटर ए लीच गैदर नियर हिज होम इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड। तो विलियम वर्ड्सवर्थ अपने घर के नजदीक टहल रहा होता है और उसी दौरान वो मिलता है लीच गैदरर से। As the poem begins, the wanderers travel along the moor, feeling elated and taking great pleasure in the sight of nature around him, but also remember that despair is a twin of happiness. So when you read this poem, you will see that this poem talk about philosophical idea of happiness and sadness, and the narrator of the poem, he takes pleasure when he is looking at the natural sight, but then he is also contemplating on the philosophical issue that happiness has a twin pair which is sadness. अब इस पोएम में जो वर्ड्सवर्थ है वो बताता है कि जो इंसान होता है वो हैप्पीनेस के बारे में बात करता है, हैप्पीनेस के बारे में सोचता है, लेकिन उसके साथ साथ वो उसके अंदर एक डर भी बना होता है कि ये हैप्पीनेस मुझसे छिन ना जाए, यानी उसके मन में सैडनेस का भी भाव रहता है। हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों एक साथ चलती हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग। और ये फिलोसॉफिकल इश्यू के बारे में वो बात करता है। हैप्पीनेस हैज ए ट्विन पेयर विच इज सैडनेस। हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों एक साथ चलती हैं। सो इफ ए मैन इज हैप्पी सून ही विल आल्सो हैव सैडनेस इवेंचुअली। दीज वांडरर्स कम अपॉन एन ओल्ड मैन हु इज लुकिंग फॉर लीचेस। एक बूढ़ा सा आदमी होता है जो लीच गैदरर, वो एक ओल्ड मैन है जो कि लीच को इकट्ठा कर रहा है। एंड ही नो दैट दिस वर्क इज डेंजरस, और उसे पता है कि ये जो काम है बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि जोंक जो होती है वो बॉडी को चिपक जाती है, ठीक है। एंड ऑल्सो लीचीज हैव बिकम इंक्रीजिंगली हार्ड टू फाइंड, और सबसे मुश्किल है लीचीज को फाइंड करना। ही पिटीज द लीच गैदर एंड एट द स्पीकर टॉक with this old man who is a leech gatherer, he realized the similarity between leech gathering and writing poetry. So तो वो जैसे ही लीच गैदरर से मिलता है तो इसका लीच गैदरर का कंपेयर, जैसे लीच गैदरर क्या ढूंढ रहा है, लीचीज को ढूंढ रहा है, इसी प्रकार वो लीच गैदरर का कंपेयर कर लेता है पोइट के साथ। जैसे पोइट वर्ड्स को ढूंढता है अपनी पोयम के लिए, इसी प्रकार लीच गैदरर ढूंढ रहा है लीचीज को। यानी कि यहाँ पे इस पोयम के अंदर लीच गैदरर का कंपैरिजन किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोइट के साथ। जैसे पोइट शब्दों को ढूंढ के लेके आता है, इसी प्रकार लीच गैदरर भी लीचीज को ढूंढता है, और वो काफी डिफिकल्ट काम होता है। सो दिस पोएम टॉक अबाउट ए पोएट एंड द आर्ट ऑफ राइटिंग पोएट्री। तो इस पोएम में ये बताया गया है पोएट के बारे में, पोएट का कंपेयर किया गया है
लीच गैदरर के साथ एंड द आर्ट ऑफ राइटिंग पोइट्री, और बताया गया है कि हमें पोइट्री कैसे लिखनी चाहिए। इज ट्राइंग टू ड्रा सिमिलैरिटी बिटवीन लीच गैदरर एंड राइटिंग पोइट्री, तो ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। वो सिमिलैरिटी बताता है कि लीच गैदरर और लीच को इकट्ठा करना और पोइट्री को लिखना, इन दोनों की उसने सिमिलैरिटीज बताई हैं कि जैसे जो लीच गैदरर होता है वो लीच को ढूंढता है, इसी प्रकार पोइट्री में पोइट क्या करता है, वर्डों को ढूंढता है और फिर उस प्रकार पोइट्री लिखता है। द स्पीकर रिजोल्व्स टू थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम that whenever he will have doubt on his characteristics as a poet and whenever he will have a doubt on his own ability, he will think of the leech gatherer and will try to take inspiration from the leech gatherer. So this is how the finally poem ends. तो लास्ट की लाइन में विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहता है कि जब भी पोइट को अपनी पोइट्री लिखने में दिक्कत महसूस होती है, जब उसे शब्द नहीं मिलते, तो मोटिवेशन के लिए वो क्या करता है, वो लीच गैदरर की तरफ इंस्पिरेशन होता है, यानी लीच गैदरर से वो इंस्पिरेशन लेता है कि जैसे लीच गैदरर इतना मुश्किल काम कर रहा है, फिर भी मेहनत कर रहा है, वो इतने मुश्किल से लीच को गैदरिंग कर रहा है, ढूंढ रहा है और फिर कहीं जाके उसे लीच मिलती हैं। इसी प्रकार पोइट इंस्पिरेशन लेता है किससे, लीच गैदरर से, और उससे इंस्पायर होकर जब भी पोइट थक जाता है तो वो लीच गैदरर से इंस्पिरेशन लेता है और फिर दोबारा से ऊर्जावान होकर के रेडी हो जाता है पोइट लिखने के लिए, तो वो इंस्पिरेशन लेता है। इस प्रकार ये पोएम एंड होती है। देखो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग लाइन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। देयर वॉज ए रोरिंग इन द विंड ऑल नाइट, द रेन केम हेवनली एंड फेल इन फ्लड्स। ये ओपनिंग लाइन है लीच गैदरर की, और क्लोजिंग लाइन क्या है, गॉड सैड आई बी माई हेल्प एंड स्टे सिक्योर, आई विल थिंक ऑफ द लीच गैदरर ऑन द लॉनली मोर। ये आपकी क्लोजिंग लाइन है। अब दिसंबर 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, द कैरेक्टर ऑफ लीच गैदर अपीयर्स इन, और सिंपल सी बात है, इसका जो आंसर है वो क्या है, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, और इसका दूसरा नाम क्या है, लीच गैदरर। ठीक है। दिसंबर 2013 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, विलियम वर्ड्सवर्थ हैज ए डीप इन्फ्लुएंस ऑन थॉमस हार्डी। According to Hardy, a particular poem by Wordsworth was his best cure for despair. Hardy has said that there is a poem written by Wordsworth. तो हार्डी ने क्या कहा, एक बात कही विलियम वर्ड्सवर्थ को कि एक बहुत ही अच्छी पोयम है, जब भी वो दुखी होता है तो उस पोयम को सुनता है या उस पोयम को पढ़ता है, जिससे उसके अंदर दोबारा से मतलब ऊर्जा समाहित हो जाती है, वो दोबारा से ठीक हो जाता है, उसका जो दुख होता है, तकलीफ होती है, वो खत्म हो जाती है। और वो कौन सी पोयम है, ही यूज्ड टू रीड दिस पोयम एंड हिज सैडनेस विल गो अवे। तो उस पोयम का क्या नाम है, और वो पोयम किसके बारे में कहा है थॉमस हार्डी ने, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई लीच गैदरर। और लीच गैदरर का दूसरा नाम भी क्या है, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोयम की ओर, जो कि लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और जो पार्ट है पोइट्री कलेक्शन का, पोयम इन 2 वॉल्यूम्स से हो गया पोइट्री कलेक्शन, और इस पोइट्री कलेक्शन के अंदर पोयम का नाम है डैफोडिल्स। और इस डैफोडिल्स का जो दूसरा या एक एक्स्ट्रा नेम है वो क्या है, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। या तो आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, या आपको डैफोडिल्स मिल जाएगा। ये दोनों सेम ही पोयम है, जो किस पोइट्री कलेक्शन का हिस्सा है, पोयम इन 2 वॉल्यूम्स। ओपनिंग लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी, याद रखेंगे, द आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ऑफ वेल्स एंड हिल्स। On high hills, vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट पे चलते हैं, द पोएम टॉक्स अबाउट ए लॉन्ग बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स। डैफोडिल्स क्या होता है, ये फूल होते हैं, मतलब एक तरीके से ये डैफोडिल्स
फूल होते हैं और इनकी एक बेल्ट होती है, मतलब बहुत ज्यादा डैफोडिल्स क्या देखते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ज्यादा डैफोडिल्स को देखता है। ही saw when he was going along with his sister डैरोथी। तो अपनी बहन डैरोथी के साथ विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर की तरफ जाते हैं और वहां पे उसे देखने को क्या मिलते हैं, बहुत सारे डैफोडिल्स के फूल। सो दिस पोएम इज बीइंग इंस्पायर्ड बाय एन इवेंट दैट हैपन ऑन 15 अप्रैल 1802। इस तारीख को 15 अप्रैल 1812 को सिस्टर डैरोथी और विलियम वर्ड्सवर्थ घूमने के लिए जाते हैं और वहां पे नेचर के नजदीक जब वो जाते हैं तो वहां पे उन्हें डैफोडिल्स के फूल दिखाई देते हैं और इसी पे वो ये पोयम लिखी गई है डैफोडिल्स। वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर डैरोथी केम अक्रॉस ए लॉन्ग बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स। This poem is romantic in nature because it is based on the principle that poetry is spontaneous overflow of powerful feeling recollected in tranquility। ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, जितनी भी जैसे ही आप कोई सिचुएशन को देखते हो और उस सिचुएशन को देखने के बाद आपके मन में आता है कि मैं एक पोइट्री लिखूं, तो उस वक्त पोइट्री बिल्कुल मत लिखो। कुछ समय बीत जाने के बाद उस सिचुएशन को दोबारा से याद करो और उस सिचुएशन को जब दोबारा से याद करोगे और रिकोलेक्ट करोगे इमोशंस को शांति से बैठे हुए, उस दौरान आपको क्या लिखना है, पोइट्री लिखनी है। और इसी का क्या मीनिंग है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग रिकोलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। व्हेन वर्ड्सवर्थ सॉ this belt of daffodils or this crowd of daffodils after he returned to his house, after some time was passed, he wrote a poem talking about this particular sight which he saw and thus saw, and he thus this spontaneous overflow of powerful feelings recollected in tranquility when the emotions are settled down. Then he wrote the poem describing this incident, and thus he goes by what he says that actually poetry is spontaneous overflow of powerful feeling recollected when your emotions have settled down। तो सिंपल सी वही बात है, पोइट्री जब सिचुएशन को हम टैकल कर रहे हो उस वक्त उस सिचुएशन को समझो, उस वक्त पोइट्री को नहीं लिखना। लेकिन जब हम शांत बैठे होते हैं, जब कुछ समय बीत जाता है, जब हम शांत बैठे होते हैं, तब हम उस पोइट्री को क्या करेंगे, उस इमोशंस को दोबारा से अपने माइंड में लेके आएंगे जब हम शांत बैठे हैं, और तब हम क्या करेंगे, उस पोइट्री को लिखेंगे। और इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग रिकोलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें, विलियम वर्ड्सवर्थ का ये कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट पोएम है, नेक्स्ट पोएम इज ओड इमिटेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। जो नेक्स्ट पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की है, ओड इमिटेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। दिस इज ए पोएम विच वॉज कंप्लीटेड इन 2 पार्ट्स। ये पोएम 2 भागों में विभाजित है। द फर्स्ट पार्ट वॉज कंप्लीटेड इन 1802। जो पहला पार्ट है वो 1802 में कंप्लीट किया गया। एंड ही सेंट द कॉपी ऑफ फर्स्ट पार्ट टू सैमुअल कोलरिज, यानी एसटी कोलरिज। तो हुआ क्या कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने ओड इमिटेशन ऑफ इमोर्टैलिटी को लिखना शुरू किया और इसने सबसे पहले 1802 में पहला पार्ट कंप्लीट किया। अब जैसे उसने पहला पार्ट कंप्लीट किया तो उसने एसटी कोलरिज को पहला पार्ट भेज दिया और इसके मतलब वो जानना चाहता था कि उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, और उसके रिस्पॉन्स में एसटी कोलरिज ने एक दूसरी पोएम लिखी और उस पोएम का नाम था डिजेक्शन एंड ओड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन, याद रखेंगे। ओड इमिटेशन ऑफ इमोर्टैलिटी का जब फर्स्ट पार्ट विलियम वर्ड्सवर्थ ने एसटी कोलरिज को भेजा 1802 में, तो रिस्पॉन्स के रूप में एसटी कोलरिज ने एक दूसरी पोएम लिखी, डिजेक्शन एंड ओड। ठीक है, द पोएम डिजेक्शन एंड ओड written by Coleridge was inspired by Wordsworth poem which is called Ode Imitation of Immortality। यानी कि ये रिस्पॉन्स में लिखी थी, इंस्पायर्ड थे किससे, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने पहली पोएम लिखी थी, यानी पहला पार्ट लिखा था ओड इमिटेशन ऑफ इमोर्टैलिटी का, और उसी के रिस्पॉन्स में क्या लिखा एसटी कोलरिज ने, डिजेक्शन एंड ओड। दिस पोएम ओड इमिटेशन ऑफ
immortality resemble Coleridge poem Mad Monk। देखो, कोलरिज ने एक पोयम लिखी मैड मंक, और उससे इंस्पायर होकर ही विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या लिखी, ओड इमिटेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखें। एस टी कोलरिज ने मैड मॉन्क लिखी थी, और उसके बाद मैड मॉन्क से इंस्पायर होकर के विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा ओड इमिटेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। यानी कि इमिटेशन ऑफ इमोर्टैलिटी का जो सोर्स है वो क्या है, मैड मंक। और मैड मंक किसने लिखी है, एस टी कोलरिज ने। सो कोलरिज हैज रिटन ए पोएम मैड मंक एंड वर्ड्सवर्थ रोट ए पोएम ओड इमिटेशन ऑफ इमोर्टैलिटी इंस्पायर्ड बाय मैड मंक। एंड लेटर व्हेन ही सेंट द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द पोएम टू कोलरिज, और जैसे ही देखो मैड मंक से इंस्पायर होके विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम लिख दी इमिटेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, और लिखने के बाद उसने जब पहला पार्ट एस टी कोलरिज को भेजा, तो भेजने के बाद कोलरिज ने रिस्पोंड किया एक और पोएम लिखते हुए, और उस पोएम का क्या नाम है, डिजेक्शन एंड ओड। ठीक है। अब नवंबर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट में, इमोर्टैलिटी ओड रिजेंबल कोलरिज पोएम, व्हाट इज दैट? कौन सी पोएम है जो इमोर्टैलिटी ओड के बारे में रिजेंबल करती है? और करेक्ट आंसर है मैड मंक। यानी जो ये है इमोर्टैलिटी ओड, इसका सोर्स क्या है, मैड मंक, और मैड मंक को लिखने वाले कौन थे, एस टी कोलरिज। सो इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, इमिटेशन नहीं है ये, इंटीमेशन है। इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी इज बेस्ड ऑन कोलरिज पोएम मैड मंक, एंड लेटर डिजेक्शन एंड ओड रिटन बाय कोलरिज इज बेस्ड ऑन intimation of immortality. Now you should also remember that intimation of immortality has another title which is immortality ode. तो जो intimation of immortality है, इसका एक दूसरा टाइटल भी है जिसको हम क्या बोलते हैं, immortality ode. The full title is Ode Intimation of Immortality from Recollection of Early Childhood, also known as Ode Immortality Ode or Great Ode. आगे बढ़ते हैं। In this poem, Intimation of Immortality, Wordsworth talk about his belief that life on earth is a dim shadow of an earlier, purer existence, which we recall in childhood, and later when we grow up we forget that. So initially, इन लाइंस के थ्रू वो क्या कहना है, जब हम बच्चे होते हैं तो हमें प्योर एग्जिस्टेंस, जो हम एक्चुअल थे, जो प्योर बीइंग हम थे, उसके बारे में हमें पता होता है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम ग्रो अप होते हैं, हम उन सब चीजों को फॉरगेट कर देते हैं, उन सभी इंसिडेंसेस को, उन सभी घटनाओं को हम भूल जाते हैं, और फाइनली द डिम शैडो ऑफ सोसाइटी एंड करप्शन ओवर पावर अस। और जो वो सोसाइटी और सोसाइटी का करप्शन होता है वो उस पे हावी हो जाता है, और जिससे वो जो बचपन की घटनाएं थी जो हमें याद थी, वो क्या जाती हैं, वो हम भूल जाते हैं। उनके ऊपर किसका आधिपत्य हो जाता है, ओवर पावर हो जाता है सोसाइटी और करप्शन का। आगे बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ एडिड एन एपिग्राफ जस्ट बिफोर पब्लिकेशन, पाउलो मेजोरो कैनामुस, लेट अस सिंग समवट loftier song. This is the Latin phrase. ये जो फ्रेज है, ये वाली पाउलो मजोरा कैनामस, ये जो फ्रेज है, ये जो फ्रेज है आपकी, ये एक लैटिन फ्रेज है, और इसको अगर हम बात करें, इसका अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो इसका मीनिंग है लेट अस सिंग ए समवट लॉफ्टियर सॉन्ग। और ये जो फ्रेज है ये कहां से ली गई है, ये ली गई है वर्जल के इकलोग से। तो वर्जल एक पोइट है, क्लासिकल पोइट है, जिन्होंने इकलोग लिखा था, और वहीं से ये लाइन ली गई है। वर्ड्सवर्थ ने वहीं से ये लाइन उठाई है और अपना एपिग्राफ लिख दिया है। द नेक्स्ट पोएम इज ओड टू ड्यूटी। जो नेक्स्ट पोएम है वो कौन सी है, वर्ड्सवर्थ ने लिखी है ओड टू ड्यूटी। ओड टू ड्यूटी इज ए पोएम विच टॉक्स अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी। ओड टू ड्यूटी में वर्ड्सवर्थ किसके बारे में बात करता है, मोरालिटी के बारे में बात करता है। एंड द पोएम इज बेसिकली टॉकिंग टू ड्यूटी एंड सेइंग दैट आई वुड नीड योर गाइडेंस एंड सपोर्ट थ्रू आउट माई लाइफ, बिकॉज इफ आई एम फुलफिलिंग माई ड्यूटी देन आई फील एज इफ आई हैव लीड ए होलिस्टिक लाइफ।
तो वो एक सिंपल सी बात है, वो इस ओड टू ड्यूटी के माध्यम से ये कहना चाहता है अगर वो ईमानदारी से मेहनत करके अपनी ड्यूटी को निभाता है तो यही उसके लिए होल लाइफ है, ये उसके लिए सब कुछ है। बस ये इसका मेन थीम है ओड टू ड्यूटी का। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ own statement, the ode to duty was modeled on Thomas Gray hymn to adversity। वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि ओड टू ड्यूटी ये मॉडल्ड है एक वर्क पर जो कि थॉमस ग्रे ने लिखा था। तो थॉमस ग्रे ने एक वर्क लिखा था हिम टू एडवर्सिटी। थॉमस ग्रे का एक इंपॉर्टेंट वर्क है हिम टू एडवर्सिटी, और हिम टू एडवर्सिटी को सोर्स मान करके विलियम वर्ड्सवर्थ ने ओड टू ड्यूटी को लिखा। ठीक है, और हिम टू एडवर्सिटी जो है ये भी इमिटेशन है, यानी हिम टू एडवर्सिटी जो थॉमस ग्रे ने लिखा ये भी कहीं से कॉपी किया, और वो कॉपी कहां से किया गया है, वो किया गया है होरेस के ओड टू फॉर्च्यून से। देखो ध्यान से समझना, होरेस ने एक वर्क लिखा ओड टू फॉर्च्यून, और इसको कॉपी किया किसने, थॉमस ग्रे ने, और थॉमस ग्रे ने कॉपी करके इंस्पायर होकर एक वर्क लिखा हिम टू एडवर्सिटी, और हिम टू एडवर्सिटी से इंस्पायर होकर के विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक वर्क लिखा, एक पोयम लिखी ओड टू ड्यूटी। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोयम की ओर। नेक्स्ट पोयम है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज सितंबर 3, 1802। ये ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। दिस इज ए पोएम कॉल्ड पेट्राकियन सोनेट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो पोएम है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, ये पेट्राकियन सोनेट में लिखी गई है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कलेक्शन पोएम इन 2 वॉल्यूम्स। जो कि किसका पार्ट है, जो कि कलेक्शन है, पोएट्री कलेक्शन का पार्ट है, पोएम इन 2 वॉल्यूम्स। द नेम इज कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज सितंबर 3, 1802। अब थोड़ा सा वेस्टमिनिस्टर ब्रिज के बारे में बात कर लेते हैं। जो वेस्टमिनिस्टर ब्रिज है ये प्लेस है लंदन में, और दिस इज ए पेट्राकियन सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ये हम बात कर चुके हैं। डिस्क्राइब लंदन एंड रिवर थेम्स। इस पोएम के अंदर कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज सितंबर 3, 1802, इसके अंदर वर्ड्सवर्थ डिस्क्रिप्शन देता है लंदन सिटी का और रिवर थेम्स का, और सुबह का टाइम होता है, थेम्स रिवर उफान पे होती है, और तब का व्यू बताता है कि जब वेस्टमिनिस्टर के ब्रिज पर सुबह सुबह थेम्स रिवर, और वहां से लंदन में है थेम्स रिवर और वहां पे वेस्टमिनिस्टर ब्रिज है, वहां पे सुबह सुबह कैसा माहौल है इसके बारे में बताता है कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ इस पोएम के माध्यम से। कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज सितंबर 3, 1802। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोएम इज लंदन 1802। ये जो पोएम है लंदन 02, ये काफी इंपॉर्टेंट पोएम है। लंदन 1802 which is a part of the poetry collection poem in 2 volumes। London 1802 begin when Wordsworth cries out to the dead poet John Milton। देखो ये जो पोएम है लंदन 1802, मैं आपको पहले बता चुका हूं ये डेडिकेटेड है, यानी ये किसको डेडिकेट की गई है, ये जॉन मिल्टन को डेडिकेट की गई है, जो कि एक प्यूरिटन था जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टेल्स मिल्टन दैट ही शुड बी अलाइव एंड दिस आवर बिकॉज इंग्लैंड नीड्स हिम नाउ। अब वो विलियम वर्ड्सवर्थ जॉन मिल्टन को आह्वान करता है, वो बोलता है कि जॉन मिल्टन तुम्हें जिंदा होना चाहिए था बिकॉज इंग्लैंड को अब तुम्हारी जरूरत है। ही गोज ऑन टू डिस्क्राइब इंग्लैंड एज ए लैंड ऑफ स्टेगनेंट वाटर। वो इंग्लैंड का कंपैरिजन करता है स्टेगनेंट वाटर से। स्टेगनेंट वाटर को हम हिंदी में बोलते हैं जो खड़ा पानी होता है ना, जिसमें काई जम जाती है, वो जो पानी काला पड़ जाता है और उसमें गंदगी फैल जाती है, बहुत सारी डिजीजेज हो जाती है, मच्छर पनपने लग जाते हैं। तो वो जो खड़ा हुआ पानी होता है उससे कंपेयर किया हुआ है इंग्लैंड का, कि जो इंग्लैंड है वो सड़े हुए पानी की तरह हो गया है, और उस इंग्लैंड को किसकी जरूरत है, जॉन मिल्टन जैसे इंसान की जरूरत है। ही इज सेइंग दैट इंग्लैंड इज जस्ट लाइक स्टेगनेंट वाटर। दैट मींस इंग्लैंड एकदम करप्ट हो चुका है, जैसे स्टेगनेंट वाटर में गंदगी की वजह से सब जगह डिजीजेज हो जाती हैं, उसी प्रकार इंग्लैंड इज आल्सो फुल ऑफ डिजीजेज
एंड इंग्लैंड इज अवे फ्रॉम व्हाट इट वाज वंस। तो इंग्लैंड पहले क्या था, नेचर के करीब था, लेकिन अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो इस वजह से वो क्या कहता है कि इंग्लैंड अब नेचर से दूर हो चुका है और वो सड़ चुका है। बिकॉज इंग्लैंड इज ए प्लेस विच इज वर नेचुरली गिफ्टेड बाय ब्यूटीफुल आर्ट कल्चर हेरिटेज, बट नाउ ड्यू टू इमरजेंस ऑफ मॉडर्निटी वी फाइंड दैट इंग्लैंड इज नॉट वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन। तो यही बात वो बताता है कि अब इंग्लैंड में वो बात नहीं रही, वो कल्चर, आर्ट और हेरिटेज के प्रति उदासीन हो चुका है, और इस वजह से वो जॉन मिल्टन को बुलाना चाहता है, आह्वान करता है। ठीक है, he says to Milton that your soul was like a star। These lines are very important, नेट के एग्जाम में पूछी गई हैं। मिल्टन का कंपेयर किया गया है किससे, मिल्टन की साउल का कंपेयर किया है किससे, स्टार के साथ। he compares Milton Saul to a star because he says that Milton, you were different even from your contemporaries in the terms of virtues that you had, and thus he is saying that your Saul was like a star। तो वो कंपेयर करता है, विलियम वर्ड्सवर्थ कंपेयर करता है जॉन मिल्टन का स्टार के साथ। द पोएम हैज टू मेन पर्पस, वन ऑफ विच इज टू पे होमेज टू मिल्टन by saying that he can save the people have England which is nobility and virtue। तो ये इसके पोएम के दो मेन पर्पस हैं लंदन 1802 के। सबसे पहले तो वो मिल्टन को होमेज देता है, मिल्टन से काफी इंस्पायर था। मैंने बताया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी लाइब्रेरी में शेक्सपियर और मिल्टन की किताबें रखता था, यानी उनके वर्क्स रखता था, तो इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर था और इसी से इंस्पायर होकर उसने ये पोएम लिखी है लंदन 1802, जिसमें मिल्टन को डेडिकेट की गई है। तो पहला तो वो मिल्टन का आह्वान करता है क्योंकि वो नोबेलिटी और वर्च्यू का प्रतीक है, एंड द अदर पर्पस ऑफ द पोएम इज टू ड्रा अटेंशन टू व्हाट वर्ड्सवर्थ फील आर द प्रॉब्लम विद इंग्लिश सोसाइटी। दूसरा, ये पोएम लिखने का मेन पर्पस क्या था वर्ड्सवर्थ का, कि वो बताना चाहता था वो कैसा फील करता है इंग्लिश सोसाइटी के अंदर, कि जो इंडियन सोसाइटी है वो इंग्लैंड इंग्लिश सोसाइटी है वो सड़ चुकी है, एकदम स्टैग्नेंट वाटर की तरह, सड़े हुए खड़े पानी की तरह सड़ चुकी है। तो ऐसा वर्ड्सवर्थ को फील होता था और इसी के बारे में जिक्र किया है इस पोएम के माध्यम से विलियम वर्ड्सवर्थ ने। सो ही इज टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स विद इंग्लिश सोसाइटी एंड ही इज ऑल्सो प्रेजिंग मिल्टन। दिस इज ए पेट्रार्कियन सोनेट जस्ट लाइक द पोएम composed upon a Westminster Bridge September 3, 1802। अब जैसे जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, जैसे ये पोएम है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज 18 सितंबर 3, 1802, उसी प्रकार लंदन जो पोएम 1802, ये दोनों की दोनों पोएम पेट्रार्कियन सोनेट पे लिखी गई हैं। सो बोथ दिस पोएम आर पेट्रार्कियन सोनेट। आगे बढ़ते हैं। द लास्ट पोएम विच वाज ए पार्ट ऑफ पोएम इन 2 वॉल्यूम्स। पोएम इन 2 वॉल्यूम्स क्या है, ये पोएट्री कलेक्शन है। इसकी जो लास्ट पोएम है, जो इंपॉर्टेंट पोएम है, वो कौन सी है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। लास्ट पोएम क्या है, द वर्ल्ड इज टू मच with us। The poem begins with these beautiful lines: the world is too much with us, late and soon, getting and spending, we lay waste our powers, little we see in nature that is ours, we have given our hearts away, a sordid bone। ये इसकी ओपनिंग लाइन है। द पोएम इससे स्टार्ट होती है। Throughout the poem he is talking about people who are obsessed with money and man-made object। इस पोएम के अंदर, पूरी पोएम के अंदर जो वर्ड्सवर्थ है वो बताता है कि दुनिया जो है, जो इंग्लैंड के लोग हैं, वो मनी और मेटेरियलिस्टिक थिंग की तरफ धुआंधार, मतलब रेट रेस लगी हुई है, इकट्ठा करने में पैसे की तरफ भाग रहे हैं। And he says that people are losing their power of divinity, and thus he says that he can no longer आइडेंटिफाई विद द नेचुरल वर्ल्ड। और जो इंग्लैंड के लोग हैं वो नेचर से दूर हट चुके हैं, वो अपनी आइडेंटिटी खो चुके हैं, वो सिर्फ पैसा इकट्ठा करने में, मेटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट के पीछे भाग रहे हैं। ऑल दिस पीपल दे आर सो मच एनग्रोस्ड इन द मेटेरियलिज्म दैट दे कैन नॉट आइडेंटिफाई देयरसेल्फ विद द वर्ल्ड ऑफ नेचर। तो वो नेचर को इग्नोर कर रहे हैं, वो अपनी आइडेंटिटी भी खो चुके हैं,
ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ बताता है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम देयर इज ए ब्यूटीफुल इमेज ऑफ प्रोटियस एंड ट्राइटन। इस पोएम के अंत में एक दो ग्रीक गॉड है प्रोटियस एंड ट्राइटन, इनकी इमेज का जिक्र करता है। प्रोटियस एंड ट्राइटन आर टू फिगर ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी एंड इज सेइंग दैट आई एम स्टैंडिंग ऑन द ट्रैक ऑफ ओपन लैंड which is overlooking the ocean, and from the ocean I see the image of Proteus and Triton emerging, and when he sees these two Greek mythological figure emerging, he says that I have decided that I would live my life as a pagan in the state of complete disillusionment, then be out of touch with nature। तो एक्चुअल में जो प्रोटियस और ट्राइटोन को की जो इमेज दिखाई गई है, ये ग्रीक माइथोलॉजी के हीरो हैं, मतलब गॉड हैं। और इनकी इमेज क्यों दिखाई है? क्योंकि जो प्रोटियस और ट्राइटोन थे, जो ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड हैं या गॉडेस हैं, ये नेचर के बहुत ज्यादा करीब थे। इसी वजह से, नेचर के करीब होने की वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ ने इन दोनों प्रोटियस और ट्राइटोन को यहाँ पे इमेज दिखाई, उनका जिक्र किया है। और वो कहाँ पे देखता है इनको? वो ओशियन के ऊपर खड़ा होकर के प्रोटियस और ट्राइटोन को देखता है, और वो इन दोनों माइथोलॉजिकल फिगर को देखता है, और वो डिसाइड करता है कि मैं एज ए पेगन बनना चाहता हूं। देखो, पेगन एक रिलीजन है जिसमें नेचर की पूजा की जाती है। जैसे एक क्रिश्चियनिटी हो गया, क्रिश्चियनिटी मीन्स जिसमें जीसस क्रिस्ट की पूजा की जाती है। लेकिन पेगन में क्या होता है, मतलब क्रिश्चियनिटी के आने से पहले इंग्लैंड में पेगन रिलीजन ही था, और जो पेगन लोग थे वो गॉड में विश्वास नहीं करते थे। वो किसको गॉड मानते थे? वो नेचर को ही गॉड मानते थे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर प्रेमी था, तो उसने क्या कहा कि जो क्रिश्चियन को फॉलो करने वाले लोग हैं वो तो नेचर से दूर हो चुके हैं, तो मैं क्या करता हूं कि मैं पेगन रिलीजन को मानना शुरू कर देता हूं। क्यों? क्योंकि जो पेगन रिलीजन के लोग हैं वो नेचर के बहुत ज्यादा नजदीक हैं, नेचर के बहुत ज्यादा करीब हैं। पेगन आर पीपल हु डोंट बिलीव इन गॉड। पेगन ऐसे लोग हैं जो बिलीव नहीं करते भगवान पर, हु डज नॉट बिलीव इन क्रिश्चियनिटी, ना ही क्रिश्चियनिटी पर, लेकिन वो ग्रीक माइथोलॉजी के जो फिगर हैं उनको फॉलो करते हैं और नेचर को फॉलो करते हैं। उन सभी को हम पेगन बोलते हैं। एनीबडी हु डज नॉट बिलीव इन क्रिश्चियनिटी एंड टर्म्ड एज पेगन। जो भी क्रिश्चियनिटी को नहीं मानता उसको क्या बोलते हैं? पेगन बोलते हैं। सो ही सेज दैट आई वुड रेदर बी ए पेगन, आई वुड नॉट बी ए क्रिश्चियन। क्योंकि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो नेचर से दूर हट गए हैं, लेकिन जो पेगन है वो अभी भी क्या है? नेचर के करीब है। वो नेचर की पूजा करते हैं, वो नेचर को भगवान मानते हैं। तो इसलिए विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि मैं पेगन रिलीजन को अपनाना चाहता हूं। दैट इज द सेंट्रल आइडिया बिहाइंड द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। आपको सिर्फ जितना मैं बता रहा हूं इतना ही पढ़ना है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। इट इज मोर देन इनफ। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पोएम इज सोलिटरी रीअपियर। नेक्स्ट जो पोएम है वो है सोलिटरी रीअपियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है, written by William Wordsworth. The poem is also a part of poem in 2 volumes. Solitary Reappear जो poem है वो पोइट्री कलेक्शन है किसका? मतलब poem in 2 volumes एक पोइट्री कलेक्शन है, और इस पोइट्री कलेक्शन के अंदर ये पोएम है सोलिटरी रीअपियर। देखो, पोइट्री कलेक्शन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पोएम कौन सी पोइट्री कलेक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। द सोलिटरी रीअपियर इज ए बैलेड। सोलिटरी रीअपियर पोएम है, ये एक बैलेड है। अगर हम बात करें बैलेड क्या होता है, तो ए पोएम और सॉन्ग नरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजा। एक पोएम होती है, बैलेड का मतलब एक पोएम, एक छोटी सी नरेटिंग सी स्टोरी जो स्टैंजा में सुनाई जाती है। ट्रेडिशनल बैलेड आर टिपिकली ऑफ अननोन ऑथरशिप। जो ट्रेडिशनल में, देखो प्राचीन काल में जैसे हमारे दादा दादी या नाना नानी हमें जो कहानियां सुनाते थे, वो सभी जो होती थी, जो ओरली एक इंसान से जनरेशन जाती थी, उनको हम क्या बोलते थे? ट्रेडिशनल बैलेड्स। और बैलेड जो वर्ड है इसका क्या मीनिंग है? ये एक पोएम होती है जिसमें सॉन्ग के थ्रू, एक पोएम होता है, एक सॉन्ग होता है जिसमें हम बताया जाता है स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी बताई जाती है स्टेंजा के रूप में। नाउ
दिस पोएम इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस नॉट ऑफ वर्ड्सवर्थ बट ऑफ समवन एल्स। वर्ड्सवर्थ हैज ए फ्रेंड थॉमस विलिंगसन। तो ये जो पोएम है सोलिटरी रीअपियर, ये एक्सपीरियंस की हुई है, लेकिन एक्सपीरियंस किसने की है? वर्ड्सवर्थ ने नहीं की। वर्ड्सवर्थ का एक फ्रेंड है जिसका क्या नाम है? थॉमस विल्किंसन। और थॉमस विल्किंसन टूर पे जाते हैं और वहां से एक्सपीरियंस करते हैं, और थॉमस विल्किंसन के एक्सपीरियंस के ऊपर ही ये पोएम बेस्ड है। थॉमस विल्किंसन क्या करते हैं, एक टूर पे जाते हैं ब्रिटिश माउंटेन पर, एंड देयर ही केम अक्रॉस ए गर्ल, और वहां पे उन्हें एक लड़की मिलती है जो कि गाना गा रही होती है। एंड ही हैज नरेटेड दिस इंसिडेंट टू विलियम वर्ड्सवर्थ। और वो जो थॉमस है इस घटना को विलियम वर्ड्सवर्थ के सामने बताते हैं, और विलियम वर्ड्सवर्थ उस घटना, उस इंसिडेंट के बेसिस पर ही, जो इंसिडेंट थॉमस ने देखा, जो कि फ्रेंड था विलियम वर्ड्सवर्थ का, थॉमस ने जो इंसिडेंट बताया वर्ड्सवर्थ को, उसके बेसिस पर ही ये पोयम लिखी है। पोयम का क्या नाम है? सोलिटरी रीअपियर। द पोयम इज एंड ब्यूटिफुली विद दिस लाइन। देखो लास्ट की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल एंड as I mounted up the hill, the music in my heart I bore long after it was heard no more. This was how the poem ends. ये सोलिटरी रीअपियर की एंडिंग लाइंस हैं। अब हम पोएम के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। द पोएम बेसिकली टॉक अबाउट साइट ऑफ ए यंग गर्ल हु इज रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ इन द फील्ड। तो इस पोएम के अकॉर्डिंग, जो कि थॉमस ने बताया था कि उसने ऐसा ऐसा एक लड़की को देखा, उसके अकॉर्डिंग ही ये एक्सप्रेशन दे रहा है, पोएम के अंदर बता रहा है, टॉकिंग अबाउट साइट ऑफ ए यंग गर्ल, एक यंग लड़की के बारे में वो डिस्कस करता है, हु इज रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ इन द फील्ड, जो कि फील्ड में गाना गा रही है और घूम रही है। एंड इन द मिडल ऑफ द पोएम ही कंपेयर्स द गर्ल सिंगिंग ऑफ दैट ऑफ नाइटिंगेल एंड कुकू। तो बीच में, पोएम के बीच में जो वो लड़की है, वो जो गाना गा रही है, उसका कंपेयर, उसके सॉन्ग का कंपेयर नाइटिंगेल और कुकू से करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो उस लड़की का जो सॉन्ग है उसका कंपैरिजन नाइटिंगेल से और कुकू से करता है विलियम वर्ड्सवर्थ। He says that the song she sings is more welcome than any song sang by the nightingale, and he is also saying that the sound of a voice is more thrilling to hear than the cuckoo bird in spring. तो यहाँ पे वो उस लड़की की सिंगिंग की तारीफ करता हुआ बोलता है कि जो लड़की की सिंगिंग है वो नाइटिंगेल से भी बहुत ज्यादा शानदार है, बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा जो उसकी वॉइस है वो कुकू जो बर्ड होता है, जो वो स्प्रिंग में गाता है, उससे भी ज्यादा मधुर है किसकी वॉइस? उस यंग गर्ल की वॉइस। तो यहाँ पे गर्ल का कंपैरिजन नाइटिंगेल और कुकू से किया गया है, उसकी वॉइस का भी कंपैरिजन किया गया है नाइटिंगेल और कुकू के साथ। आगे बढ़ते हैं। द पोएम फाइनली एंड्स एज द स्पीकर अंडरस्टैंड दैट whatever the girl sings about does not matter. It is the beauty of the song and her singing that touch the heart of the speaker and lingers in his mind, giving him joy as he travels up the hill, carrying her songs with him long after it can be heard no more. So वो कहता है कि I cannot understand what the girl sing. उसे नहीं समझ में आता कि गर्ल्स क्या बोल रही है, क्या सिंग कर रही है, लेकिन the beauty of the song is so touching that he feels as if he has carried the song with him inside his heart. लेकिन जो उसकी ध्वनि है, उसका जो सॉन्ग की वॉइस है, वो लिसनर को, उसके हर्ट को बहुत ज्यादा टच कर जाती है कि जब वो गाना बंद हो जाता है फिर भी उसके दिमाग में, उसके दिल में वो सॉन्ग बजता रहता है। यानी वो उसके हर्ट को टच करता है उसका सॉन्ग, इवन व्हेन ही इज नॉट एबल टू हियर द सॉन्ग एनीमोर। दैट मीन्स अब उसने गाना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी वो सॉन्ग उसके दिल और दिमाग पे हावी है, वो सुनाई दे रहा है, इवन आफ्टर जो गर्ल है वो गाना गाना बंद कर चुकी है। नेक्स्ट जो वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन।
as it appeared in enthusiastic and its commencement। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बेसिकली द पोएम इज अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर, तो ये जो पोएम है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर बेस्ड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें एक जो वर्क है जो भी हम डिस्कस करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर बेस्ड है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इट्स अपीयर टू enthusiastic एंड इट्स कमेंसमेंट। इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है, ब्लिस वाज इट इन दैट dawn टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, याद रखनी है आपको। ब्लिस was it in that dawn to be alive but to be young was very heaven। basically the poem is saying that French Revolution, ये पोएम बताती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था उस टाइम पे जो लोग जिंदा थे, ब्लिस वाज इट इन दैट dawn to be alive, जो जिंदा थे उनके लिए ये ब्लिस है कि उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देखा। ये उनके लिए ब्लिस है कि उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देखा मरने से पहले। और जो यंग जनरेशन है उसके लिए तो ये हेवन जैसा है। क्यों? क्योंकि यंग जनरेशन ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हिस्सा लिया। तो लाइन का मीनिंग है कि जिसने इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए, जिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देखा, वो तो उनके लिए एक ब्लिस जैसा है, ठीक है, सपने के सच होने जैसा है। और उनके लिए तो ये हेवन जैसा है जो लोग इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेंट थे, यानी जिन्होंने इसमें भाग लिया था, वो यंग लोग। तो ये बात इन लाइंस के थ्रू विलियम वर्ड्सवर्थ बताना चाहता है। तो ही सेज दैट व्हाट इफ यू वर यंग व्हेन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज हैपनिंग देन दैट वाज लाइक हेवन, इफ यू कुड पार्टिसिपेट इन दैट रिवॉल्यूशन दैट वाज लाइक हेवन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रिक्ल्यूज। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट वर्क हमारा कौन सा है? रिक्ल्यूज। अगर हम रिक्ल्यूज की बात करें तो कॉलेज हैज प्रोजेक्टेड एन इनॉर्मस पोएम विच शुड बी कॉल्ड ब्रूक। कॉलेज ने क्या किया था, एक पोएम प्रोजेक्ट की थी काफी बड़ी, उसका नाम रखा था ब्रूक, इन विच ही प्रपोज दैट ही इज गोइंग टू ट्रीट ऑल साइंस, फिलोसफी एंड रिलीजन, जिसके अंदर वो रिलीजन के बारे में बात करेगा, फिलोसफी के बारे में बात करेगा, साइंस के बारे में। बट सून व्हेन वर्ड्सवर्थ हैड ए वर्ड विद कॉलेज अबाउट द पोएम ब्रूक, he decided that he is going to write a poem which is called Recluse। और जैसे ही कॉलेज और वर्ड्सवर्थ के बीच बातचीत हुई ब्रूक के बारे में, ब्रूक से रिलेटेड, तो वर्ड्सवर्थ ने सोचा कि वो एक पोएम लिखेगा और उस पोएम का नाम क्या रखेगा? रिक्ल्यूज। सो कॉलेज पहले चाहता था कि इस पोएम का नाम ब्रूक होना चाहिए, बट लेटर वर्ड्सवर्थ सेड दैट इट शुड बी इंटाइटल्ड एज रिक्ल्यूज। अब रिक्ल्यूज है वो 3 पार्टों में डिवाइडेड है। Though Wordsworth was able to complete only the second part, Recluse जो पोयम है कोलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों मिलकर लिखना चाहते थे। इसमें जो सेकंड पार्ट है उस सेकंड पार्ट का नाम है एक्सकर्जन, और इसी को वर्ड्सवर्थ ने कंप्लीट किया है। फर्स्ट और थर्ड पार्ट जो है रिक्ल्यूज का वो इनकम्प्लीट है। फर्स्ट और थर्ड पार्ट इनकम्प्लीट है, लेकिन सेकंड पार्ट जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है वो कंप्लीट है, और उस सेकंड पार्ट का नाम है एक्सकर्जन। सो दिस वाज द सेकंड पार्ट व्हिच वाज कंप्लीटेड बाय वर्ड्सवर्थ, द फर्स्ट एंड द थर्ड पार्ट वाज लेट इनकम्प्लीट। तो ये जो रिक्ल्यूज है ये इनकम्प्लीट पोएम है, एंड द मेजर एम ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज दैट ही वांटेड टू राइट ए वर्क व्हिच वाज ग्रेटर देन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट। आपको पता है मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है वो बहुत सारा एपिक, बहुत बड़ा एपिक है, और इससे भी बड़ा लिखना चाहता था विलियम वर्ड्सवर्थ, क्या? इसको रिक्ल्यूज को। लेकिन रिक्ल्यूज का जो सेकंड पार्ट है सिर्फ वही कंप्लीट हुआ, फर्स्ट और थर्ड पार्ट जो कि कॉलेज ने कंप्लीट करना था वो कंप्लीट नहीं हुआ, और इस वजह से ये क्या रह गया? इनकम्प्लीट रह गया। अब इस वर्क में जो सेकंड पार्ट है जिसका नाम एक्सकर्जन है, ये बना हुआ है 9 मोनोलॉग से, विच आर डिवाइडेड इनटू 9 बुक्स, जिनमें क्या है 9 बुक्स में ये डिवाइडेड है। द पोएम इज अरेंज इन 9 बुक्स। देखो ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछी जा सकती है 9 बुक्स, थोड़ा सा इनमें गो थ्रू हो जाना और इनको लिख लेना। फर्स्ट द वांडरर, द सोलिटरी, डेस्पोडेंसी, डेस्पोडेंसी करेक्टेड,
द पेस्टर, द चर्चयार्ड अमॉन्ग द माउंटेन्स, द चर्चयार्ड अमॉन्ग द माउंटेन्स कंटिन्यूड, द पर्सोनेज, डिस्करेज ऑफ द वांडरर। सो दीज आर द 9 बुक्स विच फॉर्म ए पार्ट ऑफ एक्सकर्जन। तो एक्सकर्जन के अंदर ये जो मैंने ऊपर 9 बुक्स बताई हैं, ये किसका पार्ट है? एक्सकर्जन का पार्ट है। एक्सकर्जन 9 भागों में डिवाइडेड है। द मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड द ऑटोबायोग्राफिकल वर्क रिटन बाय वर्ड्सवर्थ विच इज प्रिल्यूड वाज सेड टू बी ए प्रोलोग ऑफ रिक्ल्यूज। देखो, जो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क जो ऑटोबायोग्राफिकल है विलियम वर्ड्सवर्थ का, उसका नाम है प्रिल्यूड। और वो क्या है? वो प्रोलोग है रिक्ल्यूज का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर हम बात करें प्रोलोग होता क्या है, तो प्रोलोग इज एन ओपनिंग टू ए स्टोरी दैट एस्टैब्लिश द कॉन्टेक्स्ट एंड गिव बैकग्राउंड डिटेल्स or often some earlier story that ties into the main one and other miscellaneous information। तो जो प्रोलोग होता है वो क्या होता है? कोई भी स्टोरी स्टार्ट होने से पहले, कोई भी कहानी, नोवेल या पोयम स्टार्ट होने से पहले उससे रिलेटेड जो छोटी मोटी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए रीडर को, उसके बारे में बताया जाता है। और वो सभी किस में लिखी जाती हैं? वो सभी चीजें कहलाती हैं प्रोलोग। वर्ड्सवर्थ intended prelude to be a prologue to Recluse and he wanted to complete this work throughout his life, but then this work was left incomplete। लेकिन ये जो वर्क है ये इनकम्प्लीट रह गया and Wordsworth died before he could complete it। लेकिन वर्ड्सवर्थ इसको कंप्लीट कर पाता उससे पहले वो 1850 में एक्सपायर हो गया, डाई हो गया। नेक्स्ट वर्ड है वर्ड्सवर्थ का प्रिल्यूड। अब प्रिल्यूड का जो फुल टाइटल है ये इंपॉर्टेंट है, प्रिल्यूड और ग्रोथ ऑफ ए पोइट्स माइंड एंड ऑटोबायोग्राफिकल पोयम। तो ये जो प्रिल्यूड है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोयम और ये कितने भागों में डिवाइडेड है? 14 बुक्स में ये डिवाइडेड है। इट वॉज इंटेंडेड एज एन इंट्रोडक्शन टू ए मोर फिलोसफिकल वर्क विच इज रिक्ल्यूज। ये रिक्ल्यूज का इट वॉज इंटेंडेड एज एन इंट्रोडक्शन टू ए मोर फिलोसफिकल वर्क विच इज रिक्ल्यूज। तो प्रिल्यूड क्या है? रिक्ल्यूज का एक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, स्टार्टिंग में आता है फिलोसफिकल वर्क जो है रिक्ल्यूज, उसका इंट्रोडक्शन क्या है? प्रिल्यूड है। बट दिस वर्क रिक्ल्यूज वॉज नेवर फिनिश्ड बाय वर्ड्सवर्थ। वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट प्रिल्यूड इज दैट ही नेवर गेव इट ए टाइटल। प्रिल्यूड के बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वर्ड्सवर्थ ने इसको कोई टाइटल नहीं दिया। दिस वर्क प्रिल्यूड वाज नॉट गिवन ए टाइटल, इट वाज जस्ट सेड पोएम टू कॉलेज। इसको सिर्फ और सिर्फ एक नाम दिया, क्या? पोएम टू कॉलेज। दिस वाज व्हाट वर्ड्सवर्थ सेड फॉर दिस पोएम, पोएम टू कॉलेज। एंड और एक उसने लेटर लिखा था डोरोथी को, ही रेफर टू दिस पोएम। और उस लेटर के अंदर इस पोयम को उसने क्या कहा? पोयम ऑन द ग्रोथ ऑफ माई आउन माइंड। एक तो उसने क्या नाम दिया? पोयम टू कॉलेज। लेकिन जब उसने डोरोथी को लेटर लिखा, उस लेटर में इस पोयम को एज ए मेंशन किस नाम से किया? पोयम ऑन द ग्रोथ ऑफ माई आउन माइंड। अब अगर हम बात करें इस पोयम की, तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ एक्सपीरियंस एज ए पोएट के बारे में बताती है। हिज एक्सपीरियंस व्हेन ही वेंट टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हिज एक्सपीरियंस व्हेन ही स्टडीड इन कैम्ब्रिज। सो इट वाज एक्चुअली लेफ्ट अनफिनिश्ड, और ये अनफिनिश्ड रह गई थी। इट वाज एक्चुअली फिनिश्ड इन 1805, बट देन ही कॉन्स्टेंटली रिविजिटेड दैट पोएम टिल 1850। तो जो पहला जो कंप्लीट वर्जन आया था वो 1805 में आ गया था, लेकिन फिर भी वो उसमें कॉन्स्टेंटली रिविजिट करता रहा, यानी उसमें एडिटिंग करता रहा। कब तक? 1850 तक। विलियम वर्ड्सवर्थ 1850 तक उसको लिखता रहा और 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हो गई। और आफ्टर हिज डेथ ही डाइड इन 1850 एंड इट वाज पब्लिश आफ्टर हिज डेथ। तो पहला तो जो एक्चुअल फिनिश तो 1805 में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें एडिटिंग कर रहे थे थोड़ी थोड़ी, और फिर जैसे उनकी मृत्यु उसके बाद ये कंप्लीट वर्जन इनका पब्लिश हुआ, लेकिन ये अनफिनिश्ड था। ठीक है, तो ये अनफिनिश्ड पोएम थी। द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड अपीयर्ड इन 1850। तो जो फाइनल वर्जन था इस पोएम का, प्रिल्यूड का, वो 1850 में पब्लिश हुआ विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद।
लेकिन जो पहला वर्जन था वो हम बात कर चुके हैं 1805 में आया था। फर्स्ट वर्जन केम इनटू 1805। अब इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो नोट करने वाली है, बुक 5 ऑफ प्रील्यूड। प्रील्यूड 14 भागों में डिवाइडेड है, ऊपर बात कर चुके हैं। बुक 5 ऑफ प्रील्यूड, वर्ड्सवर्थ ड्रीम ऑफ एन अरब। पांचवी किताब में वर्ड्सवर्थ एक ड्रीम करता है अरब के बारे में, जो कि डेजर्ट में रहता है। एक बुक पढ़ने के बाद, यानी एक बुक पढ़ता पढ़ता विलियम वर्ड्सवर्थ सो जाता है, और उस सोने के बाद वो अरब के एक डेजर्ट के बारे में उसके सपने में आता है। तो वो कौन सी बुक रीड करता है? वो करता है करवेंटिस डॉन क्विहोटिक। ठीक है, करवेंटिस एक बहुत ही फेमस क्लासिकल राइटर हैं जिन्होंने डॉन क्विहोटिक लिखा हुआ है। डॉन क्विहोटिक जो कि 2 भागों में डिवाइडेड है, यूजीसी नेट में पूछा गया है। लास्ट वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ विच इज हिज कलेक्शन ऑफ लूसी पोएम। तो लूसी पोएम लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ये कलेक्शन है। लूसी पोएम आर ए सीरीज ऑफ 5 पोएम्स कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। 5 पोएम का कलेक्शन है लूसी पोएम के अंदर, जो लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। एंड इट एग्जामिन्स पोइट वन साइडेड लव फॉर द आइडियलाइज्ड कैरेक्टर ऑफ लूसी हु इज एन इंग्लिश गर्ल हु डाइड यंग। तो इसके अंदर एक लड़की का जिक्र आता है लूसी का, जो कि यंग एज में एक्सपायर हो जाती है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आपको सिर्फ याद रखना है कि लूसी पोएम किसने लिखी है। पोइट्री कलेक्शन, ये 5 इसके अंदर हैं पोइट्री, 5 पोएम हैं, और इनके कलेक्शन का नाम है लूसी पोएम, जिसमें एक लूसी नाम की लड़की का बात की जाती है, जो कि बहुत ही यंग एज में एक्सपायर हो जाती है। लूसी पोएम के अंदर जो 5 पोएम है उनके नाम ये हैं। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बार इनमें से भी जरूर रीड कर लेना है अगर एग्जाम में कोई पूछ ली जाती हैं तो। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नो। सेकंड इज शी ड्वेल्थ अमोंग द अनट्रोडन वेज। थर्ड इज आई ट्रेवल्ड अमोंग अननोन मैन। फोर्थ इज 3 years शी ग्रू इन सन एंड शोवर। एंड फिफ्थ इज ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। These are the 5 poems which were published as a part of Lucy poem। तो होप आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि आप यूजीसी नेट की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है हरीश नागर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हरीश नागर। थैंक यू।